तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर जैंग जो होता है वाइस लीडर से वहां पर कह रहा था कि मैंने एक लड़के के बारे में सुना है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है और वो ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम से है। तो ये बात सुनने के बाद सेक्रेटरी लीडर वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ये बात बहुत ज्यादा बुरी है कि इस लड़के को उसके बारे में पता चल गया है और अगर जहाँ पर इसे उसके बारे में पता है तो ये उसके पास जरूर जाएगा जिसकी वजह से वो काफी मुश्किल में पड़ जाएगा। तो इसी के साथ ही वाइस लीडर से कहता है कि यंग मास्टर तुम कहना क्या चाहते हो, सीधी बात करो। तो वो कहता है मैं जहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो लड़का वाकई में इतना ज्यादा खास है तो उसका मतलब जैक को मेरे भी काम आ सकता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम से है तो फिर मुझे जाकर उसे देखना चाहिए कि आखिर वो कितना ज्यादा खास लड़का है जो कि हमारी डिमोनिक मार्शल आर्ट्स का मुकाबला कर सकता है। तो सेवाई सैकलिन ने सोच रहा था कि मुझे लगा ही था कि ये बिल्कुल वैसे ही करने वाला है जैसा ये सोच रहा है और जैसा मैं इसके बारे में सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। इसे यहाँ पर दूसरे टैलेंट्स को अपनी टीम में लेना बहुत ज्यादा पसंद है, यानी कि जैसे जितने भी यहाँ पर यंग मास्टर है वो सभी लोग एक ही तो काम कर रहे हैं। जितने भी यंग मास्टर जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं सभी को अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एंड के ऊपर जब यहाँ पर सक्सेसर बनने की बात आए तब यहाँ पर इनके पास काफी पावरफुल फोर्स होनी चाहिए। तो साथ ही वो सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर मुश्किल बात यह है कि अगर इसे यहाँ पर वो लड़का जो है हाँ बोल देता है तो इसे अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेगा, लेकिन अगर वो ना बोलता है तो फिर मुश्किल है। साथ ही वाइस सेक्टर लीडर से कहते हैं कि वो लड़का पहुंचता खास और फ्यूचर में हमारे लिए कैल्डर का काम करने वाला है, इसी वजह से उस लड़के के साथ दूरी रहना। तो ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर जैंग उसे कहता है कि चलो तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम लोग उस लड़के को यूज करने वाले हो। अब जबकि तुम लोग उस लड़के को अपनी अलायंस में यूज करने वाले तो क्यों ना मैं भी यहाँ पर उस लड़के से पूछकर देख लूं क्या पता वो लड़का मेरे भी काम आ जाए। तो मुझे लगता है कि मुझे जाकर उसे बात करनी चाहिए। जबकि वाइस सेक्टर लीडर सोच रहा था कि अगर उस लड़के ने इसको ना कर दी तो इसका मतलब यह है कि उस लड़के को मार डालेगा, यानी कि हमारे जियोन की बात हो रही होती है। और यहीं पास नेक्स्ट सीन हमारे जियोन का दिखाया जाता है कि हमारा जियोन अपने मास्टर डार्क लॉर्ड के साथ उनके पैलेस में पहुंच जाता है। तो उन लोगों को वहां पर एक स्पेशल पैलेस दिया गया होता है जिसका नाम ह्यूमन एंड अर्थ काउंसिल डार्क कैबल होता है और वो डार्क कैबल के अंदर वहां पर एंटर होता है, दरवाजा खोला जाता है तो वहां पर सभी लोगों ने मास्क पहने होते हैं। तो हमारा जियोन कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग वहां पर उनके पास कबूतर आ रहे होते हैं और कबूतर वहां पर से जा रहे होते हैं, क्योंकि डार्क लॉर्ड का जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड है इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में, इन्फॉर्मेशन भेजने में और इन्फॉर्मेशन को डीकोड करने में। तो इसी के साथ हमारा जियोन जो था वो सारी चीजें देख रहा था और इसी के साथ दिखाता है कि ब्लू स्पिरिट बाहर निकल आती है और कहता है कि शुक्र है कि फाइनली मैं यहाँ पर बाहर निकल सकती हूँ, ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है। तो हमारा जियोन डार्क लॉर्ड से पूछता है कि ये सभी लोग यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, स्पेशली वहाँ पर कुछ लोग मास्क लगाकर कुछ चीजें जला रहे होते हैं। तो हमारा जियोन उससे पूछ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो उसे बताती है कि ये सभी लोग यहाँ पर जितने भी सीक्रेट मैसेजेस आते हैं हमें यहाँ पर पिजन्स के साथ सीक्रेट मैसेजेस भेजे जाते हैं और सीक्रेट मैसेजेस को डीकोड करने के बाद उन सभी को जला दिया जाता है ताकि यहाँ पर हम अपने सीक्रेट को सीक्रेट रख सकें। सिर्फ और सिर्फ जिस मैसेजेस के अंदर जो बातें होती हैं हमें पता होनी चाहिए, किसी दूसरे को पता नहीं होनी चाहिए। जबकि हमारा जियोन जो होता है वहाँ पर अपनी वॉइस टेलीपैथी को यूज करते हुए ब्लू स्पिरिट से कहता है कि क्या इसमें मदद मिलेगी। तो वो से कहती है कि तुमने ये सब कुछ कब सीखा, तुमने वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करना कब सीख लिया। तुम्हारा जियोन से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि वहाँ पर ट्रायल्स में एक औरत थी जो कि साउंड आर्ट्स को यूज कर सकती थी, उस कमीनी ने मुझे यहाँ पर ये वाली स्पेशल आर्ट सिखाई थी और मैंने वहाँ पर उसके पास इस आर्ट को सीख लिया, मुझे लगा कि ये काम आएगी। तो ब्लू स्पिरिट से कहती है कि हाँ मैंने यहाँ पर इस तरह की टेक्निक्स के बारे में सुना है जिससे हम लोग डायरेक्टली किसी के साथ बात कर सकते हैं वॉइस ट्रांसमिशन भेजकर। ये वॉइस ट्रांसमिशन से ज्यादा स्पेशल होती है। इस तरह की टेक्निक मैंने शाओलिन के गंजू के पास सुनी थी, उन जो मॉन्क्स होते हैं वो लोग भी इस तरह की स्पेशल टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो डार्क लॉर्ड हमारे जियोन को अपने साथ लेकर अपने स्पेशल ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आता है और उसे कहता है कि ये हमारा स्पेशल ट्रेनिंग ग्राउंड है, तुम्हारा भी ट्रेनिंग ग्राउंड यही होगा, तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स पड़े हुए हैं, बहुत सारी तलवारें पड़ी हुई हैं, इनको यूज करके तुम ट्रेनिंग कर सकते हो। तुम्हारा जियोन जो है वहाँ पर जाता जाकर एक तलवार को उठाता है और उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम मेरी मार्शल आर्ट्स को नहीं सीखना चाहते, मेरी तलवारबाजी की टेक्निक्स भी काफी ज्यादा अच्छी हैं। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा लेकिन मैं आपकी टेक्निक्स नहीं सीख सकता। तो ब्लू स्पिरिट उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि बिना तुम्हारे चूजे को काटे हुए मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाएगा। तो इसी के साथ ही डार्क लॉर्ड से कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर नहीं सीखना चाहते, क्योंकि मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाकर वहाँ पर से लेकर आऊँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे सीखोगे नहीं, अगर सीखोगे नहीं तो फिर तुम मेरे डिसाइपल नहीं बन सकते, तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे सबॉर्डिनेट बन जाओ। तो हमारा जियोन से कहता है कि मैं ऑफिशियली तुम्हारा डिसाइपल बन चुका हूँ तो फिर यहाँ पर मुझे तुम्हारा सबॉर्डिनेट बनने की जरूरत नहीं है। डार्क लॉर्ड से कहता है फिर बात वहीं पर आ जाती है कि अगर तुम मेरी मार्शल आर्ट्स ही नहीं सीखोगे तो फिर तुम यहाँ पर मुझे अपना मास्टर कैसे कह सकते हो या फिर मैं तुम्हें अपना डिसाइपल कैसे कह सकता हूँ। तुम्हारा जियोन सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसकी बजाय 5 किंग्स में से किसी एक को चूज कर लेना चाहिए था, यहाँ पर तो मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हारा जियोन से कहता है कि वाकई मुझे यहाँ पर अपने चूजे को कटवाना पड़ेगा अगर तुम्हारी टेक्निक्स को सीखना है। तो डार्क लॉर्ड से कहता है कि हाँ तुम्हें अपना चूजा कटवाना पड़ेगा और इसी के साथ ही उसके सामने वहाँ पर अपनी स्पेशल मार्शल आर्ट्स और अपनी स्पेशल की पावर को रिलीज करके उसे दिखाता है और उसे कहता है क्योंकि हमारे डार्क सेक्टर के अंदर यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के चूजे को इसलिए काटा जाता है, स्पेशली मर्दों के, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बहुत ही पावरफुल जैंग की होती है। लेकिन हम लोग जिस मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म करने की बात कर रहे हैं उसके अंदर जिन की एनर्जी होती है और अगर तुम यहाँ पर जिन की पावर को हासिल करना चाहते हो तुम्हें यहाँ पर अपनी जैंग की जो पावर की कोर है उसको कटवाना होगा, उसी के बाद तुम यहाँ पर अपनी जैंग की को खत्म करके जिन की में कन्वर्ट कर पाओगे। क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो, हमारी मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है और उसके लिए तुम्हें यहाँ पर जिन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी।
जाएगी। और जिन और जैंग हमेशा एक दूसरे के बहुत अपोजिट होते हैं, इसी वजह से तुम यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर जैंग को रखकर जिन को मास्टर नहीं कर सकते। एक बार तुमने अपने चूजे को कटवा दिया तो उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जरा गौर से देखो। और वो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करके माँ जियोन को दिखाता है, जबकि माँ जियोन सोच रहा था कि मुझे अपना चूजा कटवाने की क्या जरूरत है, जबकि मैं यहाँ पर से कुछ और दिखा सकता हूँ। और इसी के साथ ही माँ जियोन वहाँ पर से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इस एनर्जी की बात कर रहे हो? मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज्यादा कोल्ड एनर्जी है, क्योंकि वो भी जिन टाइप की एनर्जी होती है जो कि उसके पास डेथ की एनर्जी होती है। तो माँ जियोन जैसे वहाँ पर अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करता है जो कि डेथ की एनर्जी होती है, तो ये देखने के बाद डार्क लॉर्ड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या, ये तो जिन की पावर है, यानी कि बिना कैस्ट्रेट यानी बिना अपने चूजे को कटवाए बिना एक लड़की बने तुम यहाँ पर जिन की पावर को कैसे यूज कर पा रहे हो? तो माँ जियोन उसे कहता है कि अगर सच्ची बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं पता। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को न जाने में ही सीख लिया है, या फिर ऐसा कह लो कि पैदाइशी मेरे पास ये टैलेंट था। माँ जियोन से कहता है क्या मुझे बताओ कि अभी भी मुझे यहाँ पर वो सब करने की जरूरत है जो तुम कह रहे हो? तो डार्क लॉर्ड से कहता है कि लड़के तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, हर बार तुम कुछ ऐसा दिखा दो जिससे हम लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। जबकि हमारी ब्लू स्पिरिट्स का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं लगता है कि तुम यहाँ पर अपने चूजे को बचाने के लिए कुछ ज्यादा सीरियस हो, इसी वजह से तुमने यहाँ पर अपनी डेथ की एनर्जी का राज इसके सामने खोल दिया, वरना तुम कभी भी यहाँ पर किसी को अपनी डेथ की एनर्जी के बारे में पता नहीं चलने देते। हमारा जियोन जो होता है वो अपने मास्टर डार्क लॉर्ड को वहाँ पर अपनी जिन पावर दिखाता है, डेथ की एनर्जी दिखाता है। तो उसका मास्टर जो होता है उसकी पावर्स को महसूस करता है, उसकी मेडियंस को चेक करता है और कहता है ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से यहाँ पर जिन की एनर्जी निकल रही है। तुमने कहा कि ये पैदाइशी तुम्हारे साथ थी, ये पावर पैदाइशी तुम्हारे पास थी। ये बात तो वाकई में सच लगती है कि दुनिया में बहुत ही रेयर लोग ऐसे होते हैं कि जो कि अपने आप को एक लड़की बनाए बिना यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर जिन की एनर्जी होती है, यानी कि वो जिन की एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि पहले मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि मैं इसको जैसा है वैसे ही रहने दूं। तो हमारा जियोन से कहता है तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल बन सकता हूँ? तो डार्क लॉर्ड उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अब तुम मेरे डिसाइपल बन सकते हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें सच्ची बताऊं तो अगर तुम यहाँ पर एक लड़की बनने को तैयार नहीं होते तभी मैं यहाँ पर तुम्हें अपना क्वासी डिसाइपल बना लेता। हमारा जियोन कहता है कि क्वासी डिसाइपल का क्या मतलब है? तो वो उसे कहता है कि इससे पहले भी यानी तुम्हारे से पहले भी यहाँ पर मेरे पास 3 लड़के थे, वो तीनों काफी ज्यादा टैलेंटेड थे और उनको मैंने यहाँ पर अपने डिसाइपल के तौर पर लेकर आया था, लेकिन उन तीनों में यहाँ पर लड़की बनने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उन तीनों को मैंने अपना क्वासी डिसाइपल बना लिया है। बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर तुम्हारे सीनियर ब्रदर से तुम्हें इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा। और साथ ही वहाँ पर दरवाजा खुलता है, एक लड़का भागता वहाँ पर आता और कहता है सॉवरियन प्लीज एक अर्जेंट मैसेज, आपको हमारे साथ चलना होगा, आपको जल्दी से कैबल चैम्बर में चलना होगा। तो उसे कहता है क्या हो गया, इतना अर्जेंट क्या हो सकता है? तो उसे कहता है कि सर 19th बर्ड कॉल की तरफ से एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज आया है। और साथ ही हमारा जो डार्क लॉर्ड होता है वो उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि 19th बर्ड कॉल की तरफ से मैसेज, इसका मतलब यह है कि ये मैसेज इंपीरियल पैलेस के रिलेटेड होगा। तो उसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वहाँ पर यानी कि वो बंदा जो भागता वहाँ पर आया था वो उसे बताने लगता है और उसे कहता है कल्टिवेटेड फ्लावर के बारे में यहाँ पर ये न्यूज है कि वो अंडरग्राउंड प्रिजन में। वो भी इतनी बात करता है, इसी के साथ डार्क लॉर्ड से खामोश रहने का इशारा करता है और कहता है खामोश हो जाओ। तुम्हारा जू वहाँ पर सुन लेता है कि यहाँ पर किसी कल्टिवेटेड फ्लावर की बात हो रही है। तो इसी के साथ डार्क लॉर्ड अपने पास से 2 स्किल्स निकालता है और उसे कहता है कि ये स्क्रोल्स अपने पास रखो, मेरे वापस आने तक इनको अच्छी तरह से याद कर लो, मैं वापस आकर तुमसे बात करता हूँ। और साथ ही वो उस लड़के को अपने साथ लेकर बाहर निकल जाता है और साथ से कहता है क्या बताओ कि तुम क्या बता रहे थे? और वो लोग यहाँ पर किसी कल्टिवेटेड फ्लावर की बात कर रहे होते हैं, शायद यहाँ पर किसी कल्टिवेटेड फ्लावर जिसके बारे में इंपीरियल पैलेस के लोग नहीं चाहते किसी को पता चले। और डार्क लॉर्ड जो है वो इस कल्टिवेटेड फ्लावर को हासिल करना चाहता है। अब पता नहीं ये फ्लावर है या फिर यहाँ पर किसी टर्म में बात यूज हो रही है, क्योंकि फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर इसको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अगर हमें यहाँ पर सही तरह से इसके आगे का नहीं पता कि फ्लावर क्या चीज है। अभी के लिए मैं यहाँ पर इस कल्टिवेटेड फ्लावर की बात को स्किप कर देता हूँ और सीधा हम लोग बैक साइड पर चलते हैं जहाँ पर हमारा जू होता है वो अपने हाथ में स्क्रोल्स लेकर बैठा होता है। ब्लू स्पिरिट निकलती है और उसे कहती है क्या तुमने इन दोनों स्क्रोल्स को पढ़ लिया? तो जू कहता है कि हाँ मैंने दोनों को पढ़ लिया है, मैं दोनों को याद भी कर लिया। तो उसे कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे इस टैलेंट से बहुत ज्यादा जेलस होंगे, तुम वाकई में एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के हो, इतनी जल्दी तुमने दोनों स्क्रोल्स को पढ़ लिया। और इसी के साथ दरवाजा खुलता है, वहाँ पर तीनों यंग मास्टर्स अंदर आ जाते हैं जो कि तीनों क्वासी डिसाइपल्स होते हैं। तो उनमें से कहता है कहाँ पर है वो कमीना ऑर्थोडॉक्स का लड़का जो यहाँ पर अब हमारे मास्टर का डिसाइपल बनना चाहता है। दूसरा लड़का कहता है कि यहाँ ये तो बहुत ज्यादा घटिया दिखाई देता है। और तीसरा यंग मास्टर जो कि सबसे बड़ा होता है वो उनके पीछे खड़ा होता है। तो मां जियोन कहता है कि अब ये 3 नमूने कौन है? तो ब्लू स्पिरिट से कहता है कि मुझे लगता है कि ये वो तीनों ही नमूने हैं जिनके बारे में डार्क लॉर्ड बता रहा था कि इन तीनों ने यहाँ पर अपने आप को लड़की बनने से मना कर दिया था और ये तीनों उसके क्वासी डिसाइपल्स हैं। और इसी के साथ ही मां जू जो होता है वहाँ पर बैठा होता है तो उसके पास उसकी तलवार पड़ी होती है। तो स्वर्ड ऑफ करप्ट कमांड जब उसके पास वो देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक चिल्लाकर कहता है सीनियर ब्रदर ये देखो ये वही तलवार है जिसको हासिल करने के लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन स्वर्ड ऑफ करप्ट कमांड हमारे मास्टर ने इस लड़के को दे दी, ना सिर्फ इसे तलवार दे दी बल्कि इसे अपना डिसाइपल भी बना लिया है। तो इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर उनको ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर इसको पीटो। और वो दोनों लड़के जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमारे जियोन के करीब पहुंचता है तो इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है अपना हाथ आगे बढ़ाता है, एक वाले के मुंह पर रखता है और उसे वहीं पर ग्राउंड के ऊपर उठाकर पटक देता है। जब उसे ग्राउंड के पटक देता है तो इसी के साथ वो आगे बढ़ता है, दूसरे वाले का बाजू मोड़कर उसका बाजू तोड़ देता है। ये देखने के बाद फर्स्ट जंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने इतनी आसानी से मेरे दोनों यंगर ब्रदर्स को कैसे ग्राउंड के ऊपर गिरा दिया। तो हमारा जियोन जो होता है वहाँ पर दूसरे वाले को नीचे गिराकर उसके सर के ऊपर अपना पांव रखकर खड़ा हो जाता है। साथ ही फर्स्ट जंग मास्टर से कहता है तुझे तलवार तुम्हें चाहिए थी, अच्छा तो तुझे तुम्हें चाहिए, ये लो तलवार मैं तुम्हें दे देता हूँ अगर तुम्हें वाकई में ये चाहिए तो। तुम्हारा जू जो होता है उस तलवार को निकालकर उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि क्यों ना तुम इस तलवार को अपने हाथ में पकड़ लो। और इसी के साथ ही फर्स्ट जंग मास्टर जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकला। और फिर साथ ही वो यहाँ पर अपनी बैकग्राउंड के सीन को याद कर रहा था। तो फर्स्ट जंग मास्टर कहता है कि मेरा नाम वान यून म्योंग है और मैं यहाँ पर सबसे पहले आया था
था। डार्क लॉर्ड ने मुझे अपना डिसाइपल चूज किया था, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने आप को लड़की बनाने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ का एक रूल है कि अगर आप यहाँ पर इनका डिसाइपल बनना चाहते हैं, इनके सेक्टर डार्क सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर आपको लड़की बनना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे लड़कियों का बहुत ज्यादा शौक था, इसी वजह से मैं अपने आप को एक नामर्द नहीं बनवाना चाहता था। और मैंने यहाँ पर अपनी मास्टर से साफ कह दिया कि मैं यहाँ पर एक नामर्द नहीं बनूंगा। तो मास्टर ने मुझे क्वासी डिसाइपल बना लिया, और उसके बाद मैंने चाहता था कि मेरे अलावा कोई यहाँ पर मास्टर का ओरिजिनल डिसाइपल बने और कल को उसका सक्सेसर बने। तो मेरे अलावा उसके 2 डिसाइपल्स थे, और मैंने उन दोनों को भी यहाँ पर कोठे पर ले आकर उन सभी की भावनाओं को अंदर से जगा दिया, जिसकी वजह से उन दोनों को भी यहाँ पर आकर कोठे के ऊपर वैश्याओं के साथ मजे करने का चस्का पड़ गया। और उन दोनों जूनियर ब्रदर्स ने भी यहाँ पर आकर कहा कि डार्क लॉर्ड, हम लोग भी यहाँ पर कैस्ट्रेट नहीं होना चाहते, हम लोग भी लड़की नहीं बनना चाहते, या फिर जो भी नामर्द नहीं बनना चाहते। तो उसके पास यहाँ पर मैं क्योंकि सीनियर था, तो मेरा रास्ता बहुत ज्यादा क्लियर था। मेरे रास्ते में आने वाली हर एक रुकावट को मैं दूर करता जाता, ताकि मैं यहाँ पर नया सक्सेसर बन सकूं। अब सक्सेसर बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन उसके साथ ही अब यहाँ पर नई न्यूज आती है, और जूनियर ब्रदर उसके पास आता है और उसे कहता है कि माय डार्क लॉर्ड ने एक नया डिसाइपल चूज किया है। ना सिर्फ डिसाइपल चूज किया, बल्कि उसे स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड भी दे दिया। ये बात सुनते फर्स्ट यंग मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर अपनी उसे स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड कैसे दे सकती है, और ऊपर से उस लड़के के पास इतनी स्पेशल पावर कैसे हो सकती है कि उसे डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया गया है। तो इसी के साथ ही जब वो वहाँ पर अपनी बैकलैश मेमोरीज के अंदर होता है, वहीं पर वो कहता है कि ये तलवार मेरी है, मैं ये तलवार किसी को नहीं दूंगा, ना ही अपने जूनियर ब्रदर्स को, ना ही अपने मास्टर को। ये तलवार सिर्फ और सिर्फ मेरी है। और साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कमीने कहीं कि ये तलवार मेरी है, देखो ये तलवार मेरे हाथ में है। तो असल में वो तलवार उसी के हाथ में होती है, और जब उसे वहाँ पर होश आती है तो वो तलवार अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है, और उसने सारी की सारी सच्चाई अपने मुंह से वहाँ पर बोल दी होती है। और उसके जूनियर ब्रदर्स को पता चल जाता है कि ये कमीना इंसान है और उन दोनों को यूज कर रहा था। तो वो कहता है ये तलवार मेरे हाथ में कब आई। तुम्हारा जीवन ताली बजाते हुए कहता है देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने खुद ही यहाँ पर अपनी सारी की सारी डिजायर्स बता दी। क्या तुम्हें पता है कि स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड क्या काम करती है, ये तुम्हारी डिजायर्स को बाहर निकालती है। तो इसी के साथ उसके जूनियर ब्रदर्स भी से कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कह रहे थे, क्या तुम वाकई में सच कह रहे थे। और इसी के साथ ही फर्स्ट ब्रदर जो होता है वो कहता है कि ये क्या यहाँ पर ये तलवार मेरे हाथ में आई कब आई। तो इसी के साथ उसे याद आता है कि जब यहाँ पर हमारे जियोन ने उसे कहा था अगर तुम्हें तलवार चाहिए तो फिर ले लो, तो उसने उसी वक्त तलवार उसके हाथ में दे दी थी। उसे अपने मास्टर की बात भी याद आती है कि उसके मास्टर ने कहा था कभी इस तलवार को हाथ में मत पकड़ना, वरना तुम खुद अपने मुंह से अपनी डिजायर्स बता दोगे। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी हाथ से तलवार को छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तलवार उसके हाथ से निकल नहीं रही होती। तो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि तलवार मेरे हाथ से निकल क्यों नहीं रही, और साथ उसके हाथ से ब्लीडिंग होना भी शुरू हो जाती है। वो अपना हाथ पकड़कर बैठा होता है और कहता है कि तलवार मेरे हाथ से निकालो, इस तलवार को मेरे हाथ से निकालो। तुम्हारा जू कहता है कि अच्छा तो इस तलवार को तुम्हारे हाथ से निकालो। तुम्हारा जीवन उसके सामने जाने के बाद इसी के साथ अपनी एनर्जी को यूज करता है, अपनी जिन एनर्जी के साथ वहां पर एक ब्लेड बनाता है और साथ उसे कहता है कि तुमने कहा कि इस तलवार को निकालो, और साथ ही उसका हाथ काट देता है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है दूसरे रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर डार्क लॉर्ड का साथी उसे कहता है कि डार्क लॉर्ड अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। ये तो यहाँ पर उस प्रिजन की बात हो रही है, और इसी के साथ ही उसे कहता है क्यों ना हम लोग वहाँ पर अपने किसी स्पाई को छोड़ दें, उन एम्ब्रॉयडर्ड यूनिफॉर्म गार्ड के अंदर हम अपना एक स्पाई छोड़ देते हैं। इसी के साथ ही बाहर से एक और लड़का भागता हुआ आता है और कहता है कि डार्क लॉर्ड कुछ बहुत ही बुरा हो गया है, आपको जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग हॉल में आना होगा। तो वो कहता है कि वहाँ पर क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तो मैं वहाँ पर से आया हूँ। तो इसी के साथ ही डार्क लॉर्ड वहाँ पर पहुंचता है। जब वहाँ पर पहुंचता है तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वहाँ पर एक लड़के का बाजू टूट चुका है और दूसरे वाला जो होता है वो जख्मी पड़ा और तीसरे वाले का बाजू कट चुका है। तो वो कहता है कि ये क्या इन सभी लोगों के सब कुछ कैसे हुआ। तो माजू से कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे तीनों डिसाइपल जो है ये मुझसे मिलने के लिए कुछ ज्यादा उतावले थे। और इसी के साथ उसका फर्स्ट डिसाइपल जो होता है वो आगे बढ़ता और कहता है कि मास्टर प्लीज मास्टर मुझे यहाँ पर कैस्ट्रेट कर दो। तो ये बात सुनने के बाद डार्क लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि इसी के साथ ही बाकी के दोनों जूनियर डिसाइपल्स भी भागते हुए आगे बढ़ते और कहता है कि मास्टर प्लीज हमें यहाँ पर नामर्द बना दो। मास्टर हम लोग जिन एनर्जी को यूज करना चाहते हैं, जिस एनर्जी के साथ हम आपके डिसाइपल बन जाएंगे। तो इस बात से डार्क लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये तीनों को अचानक से क्या हो गया, और वो हमारे जॉन की तरफ देखता है, जबकि हमारा जॉन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता है कि इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो जो मैं अपने मास्टर को दे रहा हूँ। तो यहाँ पर वो तीनों डिसाइपल्स जो होते हैं वो अपने मास्टर के सामने घुटने टेक देते हैं और कहता है कि मास्टर प्लीज हमें यहाँ पर कैस्ट्रेट कर दो, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे ट्रू डिसाइपल बनना चाहते हैं। तुम्हारा जू जो होता है, हमारा जॉन जो होता है वो पीछे खड़ा होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर जो होता है उसकी सारी बातों को समझ रहा होता है, साथ ही वहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन जहाँ पर सीनियर डिसाइपल जो होता है उसे ऐसा लगता है कि जबकि उसके मास्टर यहाँ पर आ गए हैं तो वो यहाँ पर इस लड़के को सजा देंगे। इसी वजह से हमारे जीवन की तरफ देखकर वहाँ पर मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है कि अब तुम्हें पता चलेगा, यहाँ पर हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए था, हम लोग तुमसे पहले से यहाँ पर इस मास्टर के क्वासी डिसाइपल्स हैं। और साथ ही थोड़ी देर पहले जब हमारे जीवन ने उसका हाथ काटा था तो उसी के साथ ही उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरा हाथ काट दिया, हमारे मास्टर जब यहाँ पर आएंगे तो वो देखने के बाद तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है, तुम अभी भी यहाँ पर आकर उनके डिसाइपल बने हो और हम लोग पहले से उनके डिसाइपल थे। तो हमारा जीवन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर प्रॉब्लम में पड़ने वाला हूँ, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि मास्टर यहाँ पर इस बात से खुश होंगे और साथ ही मुझे कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो फर्स्ट ब्रदर वहाँ पर सोच रहा होता है कि इसकी तो यहाँ पर मास्टर के आने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर किसके साथ क्या हुआ है, हम लोग इस लड़के से पहले से यहाँ पर हैं, और अगर हम लोग यहाँ पर मास्टर से कहता है कि हमें कैस्ट्रेट करके हमें अपना डिसाइपल बना लो, जिसका मतलब यह है कि हम इससे आगे निकल जाएंगे। अगर मास्टर हमें अपना ऑफिशियल डिसाइपल बना लेता है, क्योंकि वो तीनों यहाँ पर जू से पहले से यहाँ पर मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि अगर वो तीनों को ऑफिशियल डिसाइपल बना लिया जाता है तो सक्सेसर भी इन्हीं तीनों में से ही चूज किया जाएगा। तो वो यहाँ पर ये सोच रहा था और इसी वजह से वो तीनों यहाँ पर एक साथ मिलकर मास्टर से कहता है कि मैं कैस्ट्रेट कर दो। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर से कहता है क्या तुम वाकई में बाद में पछताओगे तो नहीं। तो वो तीनों कहते हैं नहीं मास्टर हम लोग बाद में नहीं पछताएंगे। तो मास्टर उन लोगों से कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जबकि तुम लोगों ने खुद इस बात को मान लिया है तो फिर तो ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और वो तीनों वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज मास्टर में जल्दी से कैस्ट्रेट करके अपने ऑफिशियल डिसाइपल
डिसाइपल बना लो। और साथ ही फर्स्ट ब्रदर जो होता है हमारे जॉन की तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, यानी कि जब मैं ऑफिशियल डिसाइपल बन जाऊंगा उसके बाद मैं सक्सेसर बन जाऊंगा। इसी के साथ ही मास्टर वहाँ पर जॉन को पुकारते हैं। तो हमारा जॉन कहता है जी मास्टर। तो वो कहता है कि अब जबकि यहाँ पर इन तीनों ने फैसला कर लिया है कि ये लोग यहाँ पर मेरे ऑफिशियल डिसाइपल्स बनना चाहते हैं, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो। अभी भी तुम यहाँ पर सेक्टर में आए, मैंने तुम्हें अपना ऑफिशियल डिसाइपल बनाया और तुम्हें यहाँ पर 3 जूनियर ब्रदर्स भी मिल गए हैं। ये बात सुनते ही सीनियर ब्रदर जो होता है उसके साथ दोनों भाई जो होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या मास्टर, हम लोग यहाँ पर इस लड़के से पहले आए थे और उसके बाद अब तुम आप यहाँ पर हमें इसका जूनियर ब्रदर कैसे बना सकते हैं, हम इसके सीनियर ब्रदर हुए ना। तो मास्टर उनसे कहता है कि हालांकि तुम लोग यहाँ पर इससे पहले आए थे लेकिन तुम लोग क्वासी डिसाइपल थे और ये मेरा ऑफिशियल डिसाइपल है, और अब जबकि तुम ऑफिशियल डिसाइपल बन रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग इसके जूनियर ब्रदर हुए क्योंकि वो तुमसे पहले ऑफिशियल डिसाइपल बन गया है। तो ये बात सुनते ही फर्स्ट ब्रदर जो होता है काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जबकि उनमें से एक ब्रदर जो होता है भागता हुआ सीधा जॉन के सामने घुटने टेक देता है और कहता है सीनियर ब्रदर जूनियर ब्रदर यहाँ पर आपको ग्रीट करता है। और बाकी के दोनों कहते हैं कि जरा इसको देखो तो सही, ये कमीना यहाँ पर पहले से अपनी चापलूसी करना शुरू कर दिया, जिसे पता चल गया है कि यहाँ पर जॉन जो है सीनियर ब्रदर है, तो उसका मतलब है कि हमें इसके सामने घुटने टेक कर ही रखने पड़ेंगे। अब जबकि यहाँ पर इसका ऑफिशियल डिसाइपल है और कैस्ट्रेट भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि यही फ्यूचर का डार्क लॉर्ड भी बनने वाला है। तो उसके बाद उन तीनों को वहाँ पर मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। जब वो तीनों वहाँ पर चले जाते हैं, उनके चले जाने के बाद हमारा मास्टर जो होता है वहाँ पर हमारे जॉन से कहता है तुम तो कुछ ज्यादा शांत लग रहे हो। यहाँ पर मुझसे इस बार में क्यों नहीं पूछा कि मैंने यहाँ पर तुम्हें उनका सीनियर ब्रदर क्यों बना दिया, और मैंने यहाँ पर उनके हाथ कटने के पर भी यहाँ पर उन्हें बुरी तरह से ट्रीट करने के बावजूद तुम्हें कुछ भी क्यों नहीं कहा। तुम्हारा जॉन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर उनके पर तरस खाते हो, इसी वजह से तुमने ये सब कुछ नहीं किया, या फिर तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हें यहाँ पर वो तीनों लड़के काफी ज्यादा पसंद थे, यही हो सकता है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, तो मैं तुमसे सवाल पूछना भी नहीं चाहता था। तो इसी के साथ डार्क लॉर्ड से कहता है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया लेकिन उन सबकी वजह से उन तीनों ने अपने आप को कैस्ट्रेट करवाने के लिए तैयार कर लिया है, इसका मतलब है कि वो तीनों अब यहाँ पर मेरे ऑफिशियल डिसाइपल्स बन जाएंगे। तो डार्क लॉर्ड से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर फिलहाल के लिए सही समझ नहीं आएगी, मैं अगर तुम्हें यहाँ पर वजह बताऊं भी तभी तुम्हें समझ नहीं आएगी। ये तीनों डिसाइपल्स पहले मैंने चूज किया था, इन तीनों डिसाइपल्स क्योंकि ये अपने पीयर्स में सबसे बेस्ट थे, इसी वजह से मैंने इन तीनों डिसाइपल्स को चूज किया। लेकिन अपनी वजह से ये लोग यहाँ पर कैस्ट्रेट नहीं होना चाहते थे, जिसकी वजह से मुझे इन्हें क्वासी डिसाइपल बनाना पड़ा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये काफी अरसे से, तो इसी वजह से यही समझ लो कि मैं इन्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और अपने डिसाइपल्स की तरह ही मानता हूँ, यानी अपने बेटों की तरह ही मानता हूँ। तो रही बात यहाँ पर तुम्हारी, तुम्हें फिलहाल के लिए इन बातों की समझ नहीं आएगी, कल को जब तुम यहाँ पर डार्क लॉर्ड बनोगे तब तुम्हें यहाँ पर समझ आएगी कि अपने डिसाइपल्स के साथ किस तरह से रवैया रखा जाता है। तो माजू कहता है कि मास्टर मैं आपकी बात को याद रखूंगा। फिर साथ ही मास्टर से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने अभी तक उस चार्ट को मेमोराइज नहीं किया होगा जो मैं तुम्हें देकर गया था, क्योंकि ये तीनों ने आकर तुम्हें तंग कर दिया होगा, इसी वजह से तुम यहाँ पर उसको याद नहीं कर पाए होगे। तुम्हारा जीवन से कहता है कि नहीं मैंने सब कुछ याद कर लिया, और साथ ही वहाँ पर उसे पूरी तरह से दोहराता है। तो मास्टर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम वाकई में यहाँ पर हर किसी को हैरान कर देते हो, तुमने तो वाकई में यहाँ पर उस जो मैंने तुम्हें टेक्निक दी थी तुमने उस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। उसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें और बहुत सारी टेक्निक्स दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे और भी बहुत सारे कामों के ऊपर ध्यान देना है, तो फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर रेस्ट करो और जो तुमने सीखा है वही याद करो। और साथ ही वो अलमारी खोलते हैं और उसके अंदर से एक रोब निकालते हैं और कहते हैं इन कपड़ों को पहन लो, ये इस बात की निशानी है कि तुम मेरे डिसाइपल हो। तुम्हारा जीवन जो होता है साथ उसे वहाँ पर एक झटका महसूस होता है, जैसे उसे एक फैमिलियर सी एनर्जी महसूस होती है। तुम्हारा जीवन अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मुझे थोड़ी देर बाहर जाना होगा ताकि मैं जाकर वॉक कर सकूं। तो मास्टर कहता है कि ये क्या अचानक से तुम्हें वॉक करनी है, मुझे तो लगा था कि तुम रेस्ट करना चाहोगे, अभी तुम कंपटीशन जीत कर यहाँ पर पहुंचे हो। तुम्हारा जीवन से कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पर वॉक करनी है, और वैसे मुझे यहाँ पर आपके सेक्टर को भी तो देखना है, अभी मैं आपके सेक्टर को देखना चाहता हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ। तो मास्टर कहते हैं हाँ क्यों नहीं तुम जा सकते हो, लेकिन जब वो जाने लगता है तो उसे कहता है कि मेरा गार्ड तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हारा जीवन सोच रहा था कि लगता है कि इसे मेरे पर पूरा भरोसा नहीं है, इसी वजह से ये अपने गार्ड को मेरे साथ छोड़ना चाहता है ताकि जो मेरे पर सर्वेलेंस कर सके। तो जॉन कहता है मुझे इस बात की कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को मेरे साथ भेज सकते हैं। तो उसके बाद बाहर का सीन दिखाता है जब हमारा जॉन बाहर चलकर जा रहा होता है, ब्लू स्पिरिट और डिमोनिक मॉन्क दोनों वहाँ पर उसके साथ ही होते हैं, और साथ ही वहाँ पर उसके पीछे एक लड़का होता है जो कि उसके गार्डियन के तौर पर उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। वो लड़का उसे कहता है कि मेरा नाम सियोक जोंग है, लेकिन आपको यहाँ पर मेरे पर टेंशन देने की जरूरत नहीं है, यही समझे कि मैं आपके साथ हूँ ही नहीं। तो माजू से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ वहाँ पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ब्लू स्पिरिट से कहता है कि तुम वहाँ पर रुककर रेस्ट कर सकते थे, जबकि डार्क लॉर्ड वहाँ पर से वैसे भी काम के लिए निकलने वाला था। तो माजू से कहता है कि असल मुझे यहाँ पर एक बहुत ही खास एनर्जी महसूस हुई है, और ये एनर्जी गोचान की है। तो ब्लू स्पिरिट से कहते हैं क्या गोचान की, क्या ये वही गार्ड नहीं है जो कि मर गया था, तुमने उसको जिंदा किया था और उसके बाद वो एक असैसिन लड़की की बॉडी के अंदर चला गया था, यानी तुमने उसे लड़की की बॉडी के अंदर डाल दिया था। वो यहाँ पर क्या कर रहा होगा, हो सकता है कि वो यहाँ पर आ गया हो, या फिर हो सकता है कि वो उसने गद्दारी कर दी और तुम्हें छोड़कर भाग गया और अब यहाँ पर यहीं पर आकर रहने लगा हो। तो माजू से कहता है ये तो उसे मिलने के बाद पता चलेगा कि वो यहाँ पर जगह के पर क्या कर रहा है। हीवन एंड ब्लड एसोसिएशन के अंदर आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इसी के साथ उन्हें फिर से वहाँ पर एनर्जी महसूस होती है। तो वो लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं जो निकल कर आ रहे होते हैं, जिनमें यंग मास्टर जैंग भी होता है। तो वहाँ पर 4 लड़के और एक लड़की होती है, जिनमें से एक लड़के ने जिसने अपने हाथ में वाइन पकड़ रखी होती है, उसने गोचान को अपने कंधे के ऊपर उठा रखा होता है। तो माजू कहता है कि यहाँ पर इनको देखो तो सही है, सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इनमें से एक लड़का जिसने अपने हाथ में फैन पकड़ रखा है, इसकी एनर्जी जो है ये तो ब्लेड किंग की एनर्जी के बराबर लगती है, यानी कि ब्लेड किंग की तरह ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ ही हमारा जो उसके साथ सियोक जोंग होता है वो उसे बताता है कि यहाँ पर तुम्हें इनको ग्रीट करना चाहिए, या फिर हमें यहाँ पर से अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि ये है कौन, तो उसे कहता है यहाँ पर सामने तो तुम्हें यंग मास्टर दिखाई दे रहा है, वो यंग मास्टर जैंग न्यूक है। यंग मास्टर जैंग न्यूक जो है वो हमारे पैलेस मास्टर, यानी कि जो हमारा म्यूरियम का, जो हमारे इस हीवन एंड अर्थ एसोसिएशन का लीडर है, उसका सेकंड डिसाइपल है। तो फिर साथ ही हमारे जॉन की नजर वहाँ पर उस लड़की के ऊपर पड़ती है। जब उस लड़की की तरफ देखता है तो वो लड़की भी सामने की तरफ देखती है, तो वो लड़की जब सामने देखती है उसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट और ब्लड मॉन्क जो
होते हैं दोनों वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। वो जोर जोर से हंस रहे होते हैं और कहते हैं ये तो वही है, ये तो गोचान है, जरा देखो तो सही इसकी हालत क्या हो गई है। तो ब्लू स्पिरिट कहते हैं कि मुझे लगता है कि फाइनली इसने इस बात को मान लिया है कि ये एक लड़की बन चुका है और जहाँ पर अपनी बॉडी को बेचकर इस जगह तक पहुंच पाया है। तो गोचान वहाँ पर शर्मिंदा हो जाता है, साथ ही सोच रहा होता है काश मैं यहाँ पर मर गया होता और मुझे यहाँ पर ये शर्मिंदगी फेस ना करनी पड़ती। वो दोनों स्पिरिट्स यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रही हैं। तो जाके हमारा डिमोनिक मॉन्क और उसके साथ हमारी ब्लू स्पिरिट दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। जब वो गोचान को वहाँ पर देखते हैं कि वो किसी की रखेल बन चुका है तो मुझसे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो गोचान भी वहाँ पर सोच रहा था कि यार मैं यहाँ पर सिचुएशन में फंसा कैसे, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा हूँ यहाँ पर अपने जैसी दो स्पिरिट्स के सामने मेरी तो बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई। और उसी के साथ वो अपनी बैकग्राउंड की स्टोरी बताता है कि 3 दिन पहले जब वो यहाँ पर सेक्टर के अंदर आया था तो उसे एक गार्ड ने बताया था कि उसे यहाँ पर कोडिशियन बनना होगा, यानी कि उसे यहाँ पर इस तरह के धंधे करने वाले लड़कियों में शामिल होना होगा, तभी वो सेक्टर के अंदर जा पाएगा। मेन सेक्टर के अंदर इंटर होने के लिए वो यहाँ पर एक वैसा हाउस के अंदर चला जाता है। गोचन वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ की जो लेडी ओनर होती है वो उसे ड्रेसअप करती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से बिहेव करना होगा। और इसी के साथ ही वहाँ पर 5 किंग्स के डिसाइपल्स आए होते हैं। 5 किंग्स के डिसाइपल वहाँ पर अपने लिए कंकुबाइन को चूज करने के लिए आते हैं और वहाँ पर सभी लड़कियों को तैयार किया जाता है, उन सभी के सामने उन सभी को रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो भी लड़की उसमें से उसे पसंद आएगी वो यंग मास्टर उस लड़की को अपने साथ ले जाएगा। और इसी वजह से हमारे गोचान को भी वहाँ पर तैयार किया जाता है। तो गोचान की बारी सबसे एंड के ऊपर आती है क्योंकि वहाँ पर जो यंग मास्टर होता है उसमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही होती। तो वो कहता है कि अगली लड़की को बुला लो। तो जिसके साथ ही मैडम जो होती है वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि लड़की अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर जाने के बाद पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनको जहाँ पर उनके सामने अपना सर झुकाना और जो भी पूछे उसका सही जवाब देना। और अगर तुम्हें लगे कि उनका मूड खराब हो रहा है तो जल्दी से भागकर बाहर आ जाना, वहाँ पर खड़ी मत रहना और उनका मूड ज्यादा मत खराब करना। तुम्हारा गोचान कहता है जी मिस मुझे समझ आ गई। गोचान सोच रहा था क्या यहाँ पर सब में इतना खास क्या है, ये सभी लड़कियां यहाँ पर ऐसा क्यों चाहती है कि उस यंग मास्टर की रखेल बन जाए। आखिर किसी यंग मास्टर की रखेल बनने में इतना भी क्या खास हो सकता है। और ये सभी लोग सब यहाँ पर मुझे घूर घूर कर देखने के कहीं मैं उसकी रखेल ना बन जाऊं। और इसी के साथ हमारा गोचान उस रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर यंग मास्टर जो होता है सामने बैठा वाइन पी रहा होता है। तो जैसे वहाँ पर आकर खड़ा होता है इसी के साथ ही वो यंग मास्टर अपनी वाइन की बोतल अपने मुंह से लगाता है, फिर साथ ही एक नजर के साथ वहाँ पर हमारे गोचान की तरफ देखता है। उसे देखते कहता है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और इस बात से हमारा गोचान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या बात कर रहा है। और इसी के साथ ही वो यंग मास्टर से कहता है कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो। तो गोचान कहता है कि इसे कैसे पता चला कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। तो यंग मास्टर से कहता है कि बताओ कि तुमने मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखी है। तो गोचान सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे लगता है कि मुझे वही जवाब देना चाहिए जिसको मैंने तैयारी की थी। तो उसे कहता है कि मैं एक बहुत ही लो क्लास की फैमिली से और मेरे फादर जो थे उन्होंने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ मार्शल आर्ट सीखी थी और उनके मरने के बाद मैंने यहाँ पर उनकी मार्शल आर्ट्स को अपना लिया ताकि मैं अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सकूँ। और साथ ही हमारा गोचान जो होता है वहाँ पर रोना शुरू कर देता है। तो दूसरी तरफ से यंग मास्टर जो होता है उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से बैठकर नौटंकी करोगी या फिर रोगी तो फिर मैं तुम्हें अपनी कंकुबाइन बना लूंगा। मुझे तुम्हारी जैसी रोती हुई लड़कियां बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और इसी के साथ उसे कहता है कि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे सामने बैठकर इस तरह से रोए। और इसी के साथ ही हमारा गोचान सोच रहा था कि लगता है कि मेरा प्लान फेल हो गया और कभी मुझे अपनी रखेल नहीं बनाएगा। लेकिन जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो यंग मास्टर वहाँ पर रो रहा होता है और रोते रोते उसे कहता है कि मुझे इस तरह के लोग जो है वो हमेशा रुला देते हैं जिनकी जिंदगी दुखों से भरी होती है, खासतौर पर तुम्हारे जैसी लड़कियां जिन्होंने अपने बाप के मरने के बाद यहाँ पर अपनी रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखी है। इसी के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वहाँ पर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी कंकुबाइन नहीं बनाऊंगा बल्कि मैं तुम्हें अपनी एस्कॉर्ट बना लूंगा। क्या तुम्हें ये बात मंजूर है? क्योंकि तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है तो मार्शल आर्टिस्ट को अपनी एस्कॉर्ट बना लेना यानी अपनी मेड बना लेना ज्यादा बेहतर है। इससे पैसे अच्छा कि तुम्हें यहाँ पर कंकुबाइन बना लिया जाए क्योंकि तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो। तो गोचान इस बात से बहुत खुश जाता है और उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर मुझे अपनी कंकुबाइन सॉरी अपनी एस्कॉर्ट बनाओगे। तो वो यंग मास्टर जो होता है वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद पहले तो हैरान हो, तो फिर साथ ही हमारा गोचान जो होता है उस लड़के से उसका नाम पूछ लेता है। तो जब वो यंग मास्टर से उसका नाम पूछता है तो उसी के साथ यंग मास्टर गुस्से के साथ अपना अपना बड़ा सा एक्स निकालता है। तो जब वो एक्स निकालता है तो गोचान उस एक्स को देखते पहचान लेता है और कहता है ये तो एक्स किंग का एक्स है, यानी कि ये एक्स किंग का एक्स है जो कि 5 किंग्स में से एक किंग है, जो कि ह्यूमन एंड अर्थ एसोसिएशन के 5 किंग्स हैं उनमें से एक। लगता है कि ये उसी का डिसाइपल है, इसी वजह से इसके पास एक बड़ा एक्स है। वो लड़का जो होता है यानी वो यंग मास्टर जो होता है उसे अपना नाम बताता है और उसके बाद से अपनी एस्कॉर्ट बना लेता है। तो पिछले 3 दिन तक वो इसके एस्कॉर्ट बना रहता है। तो गोचान कहता है कि इस कमीने ने मुझे यहाँ पर अपनी एस्कॉर्ट बना लिया, लेकिन एस्कॉर्ट के साथ साथ ये मेरे साथ रखेल वाले काम भी कर रहा है। हालांकि यहाँ पर मेरे साथ होता नहीं है लेकिन इसके बावजूद मुझसे वो सारे काम करवाता है जो कि एक रखेल के साथ किए जाते हैं। और गोचान वहाँ पर अंदर से रो रहा था और कहता है कि यार मैं यहाँ पर इन सभी लोगों के सामने इसी वजह से शर्मिंदा हो रहा हूँ। और इसी के साथ दिखाते हैं कि सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ब्लू स्पिरिट और डिमोनिक मॉन्क जो होते हैं वो भी यहाँ पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं, जबकि हमारा जियोन जो होता है वहाँ पर सामने उस यंग मास्टर की तरफ देख रहा होता है जिसका नाम यंग मास्टर जैंग होता है, जो कि ह्यूमन एसोसिएशन के लीडर का सेकंड यंग मास्टर होता है, सेकंड डिसाइपल होता है। तो इसी के साथ ही यंग मास्टर जैंग जो होता है उसके पास से गुजर रहा होता है। तुम्हारा जियोन जो होता है उसे याद आता है कि डेथ वैली के लीडर ने उसे कहा था कि जब भी तुम्हारा सामना सेकंड यंग मास्टर जैंग के साथ हो तो कोशिश करना कि उसे दूर रखना क्योंकि वो एक बहुत ही कमीना इंसान है और तुम्हें देखते तुम्हारे पर अटैक कर सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन सोच रहा था कि फिलहाल के लिए मुझे इस बंदे से पंगा नहीं लेना, तो फिलहाल के लिए अपना सर झुका कर रखना, जहाँ पे इसे ग्रीट करके साइड के ऊपर निकल जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहाँ पर उसके सामने रिस्पेक्ट देते हुए उसे ग्रीट करता है, उसे अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ पर डार्क लॉर्ड का डिसाइपल है। तो इसी के साथ दिखाते हैं कि यंग मास्टर जैंग और उसके साथी जो होते हैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, वो चुपचाप वहाँ पर उसके पास से गुजर जाता है। तो जब उसके पास से गुजर जाता है तो ब्लू स्पिरिट कहते हैं कि मुझे लगता है कि उसने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, वो तो कुछ ज्यादा ही रूड है। लेकिन इसी के साथ ही वो यंग मास्टर जैंग जो होता है वहीं पर रुक जाता है, कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा, तुमने कहा कि तुम डार्क लॉर्ड के डिसाइपल हो। और इसी के साथ वो भागता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे वाइस लीडर की बात याद आती है कि इस बार जो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का एक लड़का है जिसका नाम जियोंग है उसने यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया और वो डार्क लॉर्ड का डिसाइपल बन गया है। तो हमारे जियोन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो इसी के साथ ब्लू स्पिरिट उसे कहते हैं कि लड़के अपना सर झुकाओ, जितना झुका सकते हो उतना झुकाओ। और इसी के साथ ही क्योंकि वो उसके सामने खड़ा होता है और
उसको देख रहा होता है तो ब्लू स्पिरिट उसे कहता है कि ये लड़का तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर तुमने इसके सामने रिस्पेक्ट नहीं दी या फिर अपना सर नहीं झुकाया तो ये तुम्हें मार डालेगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है अपना सर झुकाना शुरू करता है और साथ ही वो लड़का जो होता है उसके सर के ऊपर हाथ रखता है। तो यंग मास्टर जैंग जो होता है उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर पता है कि सीनियर्स को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा लो है, अगर तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी लो है तो फिर तुमने यहाँ पर टॉप पोजीशन को हासिल कैसे किया। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जहाँ पर बाकी के सभी लोग मुझसे ज्यादा कमजोर होंगे। तो इसी के साथ ही वो अपनी दोनों उंगलियों को उसकी आंखें निकालने के लिए आगे भेजता है। तो जब वो अपनी दोनों उंगलियों के साथ उसकी आंखों को स्टैब करने लगता है तो हमारा जियोन जो होता है वहां पर सोच रहा है कि ये कमीना यहाँ पर मेरा टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा जियोन इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ घूमता है, एक बहुत ही खास रिएक्शन देता है ताकि ऐसे लगे जैसे कि वहां पर उसकी वजह से वो डर गया है। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन पीछे हटता कहता है कि यंग मास्टर जी आप क्या कर रहे हैं। तो यंग मास्टर कहता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बेकार हो। और इसी के साथ ही वो कहता है कहीं ये नौटंकी तो नहीं कर रहा। और इसी के साथ ही हमारे जियोन को कंधे से पकड़ता है और उठाकर साइड के ऊपर पटक देता है। तो हमारा जियोन ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो यंग मास्टर जैंग कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम बेकार लड़के हो, मुझे लगता है कि तुम किस्मत से यहाँ पर जीते हो। और साथ ही वो अपने साथियों के साथ चला जाता है और कहता है कि चलो यहाँ पर से मुझे लगा था कि ये काफी खास लड़का है, मैं से अपनी टीम में ज्वाइन करवा सकता हूँ, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बेकार निकला। तो हमारी ब्लू स्पिरिट कहते हैं कि लड़के तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, इस एक्टिंग के साथ यकीन हो गया होगा कि तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर यंग मास्टर जैंग की टीम में से एक लड़का होता है, वहाँ पर रुक जाता है और कहता है कि जरा रुक जाओ क्योंकि इस लड़के का दिल बहुत ज्यादा शांत है। तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये लड़का यहाँ पर तुमसे डर रहा है या फिर सरप्राइज हो रहा है तो इसका दिल जो है वो तेजी के साथ धड़कना चाहिए था। तो ये बात सुनते यंग मास्टर जैंग वहीं पर रुक जाता है। यंग मास्टर जैंग कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा। और इसी के साथ ही उस बंदे के बारे में बताया जाता है कि वो लड़का जिसने यहाँ पर उसके दिल के बारे में बात किया वो असल में अंधा होता है और अंधा होने की वजह से उसके कानों के सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। और उसने यहाँ पर इस तरह के स्पेशल आर्ट्स को मास्टर किया होता है कि वो हल्की से हल्की आवाज को भी महसूस कर सकता है। और यहाँ पर उसके पास 5 ऐसे लोग होते हैं जो कि यहाँ पर उसके कैबिनेट का हिस्सा है, यानी कि उसके 5 यंग मास्टर जो कि उसके साथ रहते हैं, यंग मास्टर जैंग के साथ रहते हैं। उनमें से ये भी एक होता है जो कि किसी भी किस्म के साउंड को सुन सकता है। तो इसी के साथ ही वो यंग मास्टर जैंग से कहता है कि इस लड़के के ऊपर तुमने अटैक किया, तुमने इसकी आंखें निकालने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इसका दिल जो है बिल्कुल भी धड़का नहीं, यानी कि ये बिल्कुल शांत है। इतना शांत तो कोई एक्सपर्ट ही रह सकता है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि जिस तरह तुम इसे लो लेवल का समझकर छोड़कर जा रहे हो ये उतना लो लेवल का है। तो ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर जैंग जो होता है वहां पर डिमोनिक स्माइल देना शुरू कर देता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि इस लड़के में कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। जबकि हमारा जियोन वहां पर सोच रहा था कि लगता है कि मुसीबत आने वाली है। सेकंड यंग मास्टर जैंगा की साइड के ऊपर एक अंधा आदमी होता है जो कि हमारे जियोन की हार्ट बीट को वहां पर महसूस कर लेता है और कहता है कि इसकी हार्ट बीट कुछ ज्यादा शांत है। और ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर जैंग वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये बात है। और यहीं पर जैंग के बारे में बताया जाता है कि जैंग जो है वो एक बहुत ही कमीना इंसान है। कमीना इस तरह से कि वो जब भी यहाँ पर किसी को देखता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो उसे पीटना शुरू कर देता है। उसे यहाँ पर 2 ही शौक है, एक अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के और दूसरों से अपने आप को ऊपर रखने के, और दूसरा शौक उसका यह है कि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उन सभी को अपने अंडरविंग लेने का, यानी कि जितने भी स्ट्रॉन्गर लोग हैं वो उसे अपनी टीम का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है। अगर आप मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो फिर आप यहाँ पर मरोगे। तो उसी के साथ ही यहाँ पर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ये अंधा आदमी जो होता है इसने यहाँ पर हमारे जियोन की हार्ट बीट को महसूस कर लिया होता है और जैंग से कहता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा शांत है। और ये बात सुनने के बाद वापस मुड़ता है, वापस आने के बाद हमारे जियोन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारी हार्ट बीट इसे तो फास्ट होना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मुझे देखकर सरप्राइज हुए या फिर मुझे देखकर घबराए तो फिर तुम्हारी हार्ट बीट को यहाँ पर तेज होना चाहिए था। तो ब्लू स्पिरिट उसे कह दिया कि मॉर्टल तुम्हें बस यहाँ पर शांत रहना होगा, इसे तुम्हारे स्किल लेवल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ तुम्हारी हार्ट बीट के बारे में पता है कि वो शांत है। अगर तुम्हारे पर अटैक भी करे तो यहाँ पर प्रिटेंड करना, यानी कि तुम्हें सिर्फ नौटंकी करनी है। और इसी के साथ ही हमारा जॉन उसे कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर सिखाया था चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो अपने दिल को बहुत ज्यादा शांत रखना, अपनी हार्ट बीट को शांत रखना, चाहे तुम्हारे सामने यहाँ पर एक ग्रेट टाइगर ही क्यों ना आ जाए। तो जैंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम यहाँ पर काफी अच्छी बात कर लेते हो, तुम यहाँ पर मुझे ग्रेट टाइगर कह रहे हो। और साथ ही वहाँ पर वो चुटकी बजाता है, जैसे वो चुटकी बजाता है तो यंग मास्टर जैंग की टीम का एक लड़का जो होता है वहाँ पर पीछे से आकर हमारे जियोन को एक जबरदस्त पंच दे मारता है। तो हमारा जियोन जो होता है सामने से हटता नहीं है, वो पंच खा लेता है और पंच उसके कंधे के ऊपर लगता है जिससे हमारा जियोन जो होता है साइड के ऊपर गिर जाता है। तो इसी के साथ ही उठकर खड़ा होता है और इसी के साथ ही जैंग उसे कहता है कि अगर तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें ये सिखाया था कि शांत रहो तो तुम्हारे मास्टर को तुम्हें ये भी सिखाना चाहिए था कि सिर्फ शांत रहने से काम नहीं चलता बल्कि तुम्हारे पास स्किल्स भी होने चाहिए। और साथ ही वो अपने साथी से कहता है कि मुझे दिखाओ कि इसके पास कौन कौन से स्किल्स हैं। तो उसका साथी कहता है जी मास्टर। और ब्लू स्पिरिट हमारे जियोन से कहता है कि तुम्हें बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करना होगा, जी तुम्हें पीटने के बाद यहाँ पर से चले जाएंगे। और उसके बाद काफी देर तक हमारा जियोन उसे मार खाता रहता है, वो बार बार उसे पंचेस मार आता है, हमारा जियोन बार बार उसे मार खा रहा होता है, यानी कि वो ज्यादातर उसके अटैक्स को अवॉइड नहीं कर पाता है, यानी कि वो जहाँ पर जानबूझकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये बात साबित होगी कि वो स्ट्रॉन्गर है तो यंग मास्टर जैंग उसे अपनी टीम का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा। और जैंग भी ये देखने के बाद काफी हैरान हो रहा होता है कि इसने यहाँ पर वैली के फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया है, लेकिन इसके बावजूद इसके स्किल्स बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी हैं, यानी कि किसी भी लायक नहीं है। लेकिन यहीं पर उस अंधे आदमी को दिखाता है कि वो अंधा आदमी जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि यंग मास्टर मुझे यहाँ पर ट्राई करने दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसकी असली स्किल्स क्या है, कुछ छुपा रहा है। वो अंधा आदमी जो होता है वो अपने पास से अपनी तलवार को निकालता है, बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर उसके पास चला जाता है, साथ इस फाइटिंग के बीच ही जाकर अपनी तलवार को लेकर सीधा हमारे जियोन की गर्दन की तरफ आगे बढ़ता और कहता है अब देखते हैं जब तुम यहाँ पर मरने वाले हो उस वक्त तुम क्या करते हो, या तो तुम यहाँ पर मेरे अटैक को ब्लॉक करोगे और अपनी इस जो भी तुम नौटंकी कर रहे हो उसको खत्म करोगे, या फिर तुम यहाँ पर मेरे अटैक से मरने वाले हो। तुम्हारे जियोन के पास और कोई रास्ता होता ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो उस अटैक को ब्लॉक नहीं करेगा तो वो तलवार उसकी गर्दन के आर पार होगी। तुम्हारा जियोन कहता है कमीना कहीं का। और इसी के साथ ही हमारा जियोन अपनी तलवार निकाल लेता है और उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करता है, साथ ही दूसरी तरफ दूसरा जो पंच मार रहा था उसके हाथ को भी अपने हाथ में पकड़ लेता है, यानी कि वो दोनों को एक ही टाइम के ऊपर ब्लॉक
लॉक कर लेता है। ये देखने के बाद यंग मास्टर जैंग काफी हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ से जिसने उसे पंच मारने की कोशिश की थी हमारा जीवन जो होता है उसके पंच को वहां पर दबाना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है और वो भी चिल्लाना शुरू कर देता है। तो हमारा जीवन कहता है कि तुमने तो यहाँ पर मुझे पकड़ लिया। तो यंग मास्टर जैंग आगे बढ़ता और ताली बजाते हुए कहता है कि अमेजिंग, मैं यही तो देखना चाहता था। तुम यहाँ पर मुझसे ये सारी बातें छुपा रहे थे, मैं यही तो देखना चाह रहा था कि अगर यहाँ पर तुमने फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। तुम यहाँ पर मुझसे ये बात छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम इस वक्त अल्टीमेट पीक राम में हो, यानी कि तुमने अपनी कल्टीवेशन को मुझसे छुपाने की कोशिश की है। तो ये बात सुनने के बाद उसके साथ लड़की उसे कहती है, क्या तुमने क्या कहा कि अल्टीमेट सुप्रीम पीक राम में है? तो मास्टर जैंग उसे कहता है कि हाँ, ये लड़का सुप्रीम पीक राम में है और अभी ये लड़का सिर्फ 20 साल का है। देखो 20 साल में ये अल्टीमेट पीक राम में पहुंच चुका है। ये बात सुनने के बाद हमारा जो गार्ड गोचान होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक महीना पहले तक तो इस लड़के को मार्शल आर्ट्स की एम के बारे में भी नहीं पता था, यानी इसे बिल्कुल मार्शल आर्ट्स नहीं आती थी। और आज यहाँ पर एक ही महीने के बाद ये लड़का इस वक्त मार्शल राम की सुप्रीम पीक राम पर पहुंच चुका है, जहाँ पर पहुंचने में मार्शल आर्टिस्ट को सालों लग जाते हैं। इन लोगों को तो इस बात का आइडिया भी नहीं है कि इनकी हीवन अर्थ एसोसिएशन के अंदर एक मॉन्स्टर आ गया है, एक मॉन्स्टर जिसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है कि ये सभी लोग यहाँ पर बुढ़े हो जाएंगे, तभी सुप्रीम पीक राम में पहुंचना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये लड़का बड़ी तेजी के साथ अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा है। ब्लू स्पिरिट जो होते हैं उसे कहते हैं कि संधि आदमी ने तुम्हारा सारा खेल खराब किया है, तुम बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करते तो यहाँ पर से चला जाता, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इनसे फेस करना ही पड़ेगा, यानी कि इन लोगों के साथ यहाँ पर डायरेक्टली डील करना ही पड़ेगा। यंग मास्टर जैंग उसे कहता है कि मैं डायरेक्टली तुम्हें ऑफर करना चाहता हूँ, मेरी टीम का हिस्सा बन जाओ, अपनी लॉयल्टी मेरे सामने प्लेज करो। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहता है कि लड़के इसके सामने शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, अपना सर झुका दो। और गोचार भी वहाँ पर सोच रहा था कि प्लीज यंग मास्टर यहाँ पर इसके सामने अपना सर झुका दो, क्योंकि ये एक पागल मॉन्स्टर है। अगर तुमने यहाँ पर इसके सामने अपनी लॉयल्टी प्लेज नहीं की तो ये तुम्हें मार डालेगा और बिल्कुल भी हिचकिचाएगा भी नहीं। तो इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है उसे वहाँ पर कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैं फिलहाल के लिए तुम्हारी ऑफर को नहीं ले सकता। तो ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर जैंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों मेरी ऑफर को नहीं ले सकते। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता और अपना पाँव ग्राउंड पर मारता, अपने प्रेशर को रिलीज करता और कहता है लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत सुना है, क्या तुमने आगे से मुझे रिजेक्ट किया है। तो इसी के साथ ही वो गुस्से के साथ प्रेशर को रिलीज करता है और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि ये लड़का पागल हो गया है, इसे क्या पड़ी थी यहाँ पर यंग मास्टर जैंग की ऑफर को रिजेक्ट करने की, अब तो ये लड़का पक्का यहाँ पर मरेगा। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि क्या तुम्हें डार्क सेक्टर चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद जैंग उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तुम्हारा जीवन उसे कहता है अगर मैं तुम्हें अभी यहाँ पर ज्वाइन कर लूंगा तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं मिलूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें बाद में ज्वाइन करूंगा तुम्हें पूरा डार्क सेक्टर मिलेगा। तो इसी के साथ जॉन जो होता है सॉरी यंग मास्टर जैंग जो होता है वहीं पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगा, अब बताओ कि तुम यहाँ पर डिटेल में क्या कहना चाहते हो। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि डिटेल ये है कि अभी अगर तुम मुझे यहाँ पर अपने साथ मिला लेते हो और मैं तुम्हें ज्वाइन कर भी लेता हूँ तो डार्क सेक्टर के जो मेरे मास्टर हैं उन्हें मेरे पर शक हो जाएगा और वो कभी भी मुझे यहाँ पर अपना सक्सेसर नहीं बनने देंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अभी तुम्हें ज्वाइन नहीं करता तो यानी उनका डायरेक्ट डिसाइपल होने के नाते अगला डार्क सेक्टर का लीडर मैं ही बनने वाला हूँ। और जब तुम यहाँ पर नए कैंडिडेट बन जाओगे, जब तुम यहाँ पर ह्यूमन एसोसिएशन के लीडर बन जाओगे, उस वक्त पूरे का पूरा डार्क सेक्टर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। क्या तुम्हें यहाँ पर ये चाहिए या फिर तुम्हें इकलौता मैं चाहिए। तो इसी के साथ यंग मास्टर जैंग उसे कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर यही सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर अभी तुम्हें ज्वाइन करने दूंगा कि तुम अपनी टीम पे ले आता हूँ तो फिर डार्क सेक्टर के लॉर्ड को तुम्हारे पर भरोसा नहीं रहेगा और वो तुम्हें अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स भी नहीं देगा, ना ही तुम्हें अपना सक्सेसर बनाएगा। तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा अच्छा चलता है, मुझे स्मार्ट लोग बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे यहाँ पर तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो मुझे बताओ कि मुझे वेट करने से क्या मिलेगा। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि तुम्हें एक वादा मिलेगा। तो वो कहता है कैसा वादा। तो जीवन उसे कहता है कि तुम्हें डार्क सेक्टर देने का वादा करता हूँ। और ये बात सुनने के बाद वो आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है कि मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, चलो फिर ठीक है फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हें लगे कि तुम यहाँ पर डार्क सेक्टर के सक्सेसर बन चुके हो, डार्क सेक्टर मेरे लिए तैयार है, तो उस वक्त मेरे पास आ जाना। अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। इसी के साथ यंग मास्टर जैंग जो होता है वहाँ पर से पीछे मुड़ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि चलो चलकर हम लोग ड्रिंक्स पीते हैं, आज मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा हो गया है। जबकि उसके अपने साथी वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि ये क्या अचानक से यंग मास्टर जैंग ने यहाँ पर इस लड़के के लिए बैकआउट क्यों कर दिया, यानी कि वो इस लड़के को मारे बिना या फिर इस लड़के के ऊपर गुस्सा किए बिना यहाँ पर से पीछे मुड़ गया है। तो अंधा आदमी जो होता है वहाँ पर सोच रहा होता है कि ये लड़का जो है ये ना सिर्फ यहाँ पर मार्शल प्रोग्रेस में कुछ छुपा रहा है बल्कि इसका दिमाग भी बड़ा तेज चलता है और स्मार्ट इंसान जो होते हैं वो हमेशा यहाँ पर खतरा बनते हैं, क्योंकि इस लड़के को पहले से पता था कि यंग मास्टर जैंग को क्या चाहिए और उसने यहाँ पर उसके सामने वही बात की। हालांकि यंग मास्टर जैंग कभी भी यहाँ पर किसी की ना को नहीं सुनता, वो हमेशा हाँ सुनना चाहता है, लेकिन इस लड़के की ना भी उसने सुन ली। और साथ ही वो अंधा आदमी वहाँ पर सोच रहा था कि मुझे उस वक्त जब मैं अपनी तलवार की गर्दन के अंदर धंसाने वाला था मुझे एक डर महसूस हुआ था, ऐसा लगा जैसे कि इसके पास कुछ और ऐसी पावर है जो कि मेरी जान ले लेगी। जबकि हमारा जियोन भी वहाँ पर साइड के ऊपर खड़ा उसी अंधे आदमी की तरफ ही देख रहा था और ब्लू स्पिरिट से कहता है कि ब्लू स्पिरिट, वो कहती है हाँ बताओ क्या करना है। तो हमारा जियोन से कहता है कि मुझे उस अंधे आदमी ने बहुत ज्यादा परेशान किया है, वो अंधा आदमी कुछ ज्यादा स्मार्ट है और मुझे अगली बार भी यहाँ पर फंसा सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि उस अंधे आदमी को मार डालो। तो ब्लू स्पिरिट से कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा। कि हमारा जियोन जो होता है वहाँ पर यंग मास्टर जैंग के साथ डील कर लेता है और उसके साथ डील करने के बाद वहाँ पर से वापस मुड़ पड़ता है। तो जब वो वापस आ रहा था तो उसी के साथ ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि अब तुम उसका क्या करोगे। तुम्हारा जियोन कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, क्या तुम यंग मास्टर जैंग की बात कर रही हो। तो वो कहती है नहीं मैं यंग मास्टर जैंग की नहीं बल्कि उस गार्ड के लड़के की बात कर रही हूँ जो कि अब एक लड़की के शरीर में है। तो जियोन उसे कहता है कि मैंने उसे यहाँ पर एक ऑर्डर दिया है, मैंने सीक्रेट वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए उसे कहा कि उसे यहाँ पर यंग मास्टर जैंग की मूवमेंट्स के ऊपर नजर रखनी है और जो भी उसके साथ ही करे वो सब कुछ उसे मैसेज के जरिए मुझे दे रहा है, यानी उसे मुझे बताना है। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है। फिर साथ उसे कहते हैं लेकिन मुझे अब लगता है कि यहाँ पर उसे लड़की की बॉडी के अंदर अब वो सूट कर रहा है, यानी
पहले उसे इस बात से काफी ज्यादा दिक्कत थी कि वो एक लड़का है और लड़की की बॉडी के अंदर है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है कि लड़की की बॉडी के अंदर भी वो काफी ज्यादा स्पेशल, काफी ज्यादा बेहतर है। फिर साथ ही ब्लू स्पिरिट से कहते हैं तुमने यहाँ की सिचुएशन को काफी अच्छे से संभाला। तुम्हारा जीवन कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर सिचुएशन को काफी अच्छे से संभाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पर नजर रख रहे थे। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर इस गार्ड की बात कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं मैं इस गार्ड की बात नहीं कर रहा। और इसी के साथ हमें पीछे दीवार के पीछे ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन का जो सेक्टर मास्टर है उसकी थर्ड डिसाइपल को दिखाता है कि वहाँ पर छुपकर देख रही होती है और वो यहाँ पर हमारे जीवन की तरफ ही देख रही होती है। उसने सारी वहाँ पर उसके ऊपर नजर रखी होती है। यंग मास्टर जैंग के साथ भी उसकी बातें सुनी होती है। तो हमारा जीवन जो होता है वहाँ पर से आगे बढ़ जाता है। तो वो यंग मिस जो होती है वहाँ पर कहती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। उसका साथी जो उसके साथ होता है उसे कहता है कि यंग मिस क्या तुम बस इस तरह बस देखती रहोगी, क्या तुम उसे बस यहाँ पर से जाने दोगी। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं आगे कैसे बढ़ूँ, जाकर उसे कैसे बात करूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रही हूँ। मुझे रिसेंटली पता चला है कि वो लड़का ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम से है। मैंने उसे अपना नेम पैलेट दे दिया था, यानी कि मैंने उसे अपना टोकन दे दिया था जिसे वो जहाँ पर चाहे यूज करके जा सकता है। लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि वो ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम से और मैंने उसे अपना टोकन दिया तो फिर काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से मैं यहाँ पर सोच रही थी। और यंग मास्टर जैंग की भी उसके साथ डील हो चुकी है। पता नहीं उन दोनों में क्या डील हुई है, मैं उनकी बातें नहीं सुन पाई थी। तो इसी के साथ उसका साथी उसे कहता है तो फिर यहाँ पर तुम क्या सोच रही हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ सोचूंगी तो सही। और साथ ही उसका साथी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का वाकई में अल्टीमेट सुप्रीम पीक राम में है। तो उसे कहती है कि अब जबकि यंग मास्टर जैंग ने इस बारे में ये बात की है तो मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि यंग मास्टर जैंग जो है वो किसी की भी मार्शल आर्ट्स और किसी भी कल्टीवेशन को परख सकता है। साथ ही वो सोच रही होती है कुछ दिन पहले तक तो उस लड़के की कल्टीवेशन लेवल जो थी वो पीक राम में थी और अब यहाँ पर अल्टीमेट पीक राम में कैसे पहुंच गया है। इसकी कल्टीवेशन तो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो इसी के साथ ही हमारी यंग मिस आगे बढ़ती है और अपने साथी से कहती है कि मुझे लगता है कि उस लड़के की कल्टीवेशन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जो कि यहाँ पर मुझे सक्सेसर बनाने में काफी ज्यादा काम आएगी। चाहे जो भी हो जाए मुझे जल्दी से जल्दी उस लड़के को अपनी साइड के ऊपर लेकर आना पड़ेगा। मुझे उस लड़के से डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी और मुझे इसको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि वो लड़का वाकई में यहाँ पर अल्टीमेट सुप्रीम पीक राम में है या नहीं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें घर का दिखाया जाता है कि हमारे जीवन को वहाँ पर पूरा एक मैनर दिया जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसका अपना होता है। तो ये देखा ब्लू स्पिरिट कहती है कि डार्क लॉर्ड ने तुम्हें यहाँ पर पूरे का पूरा एक मैनर दे दिया, तुम उसके डायरेक्ट डिसाइपल, उसी वजह से तुम्हें यहाँ पर पूरा एक घर दिया गया है, जो तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम यहाँ पर प्राइवेसी में रह पाओगे। लेकिन जैसे वो लोग अंदर आते हैं तो वहाँ पर काफी सारी नौकरानियां होती हैं, साथ ही वहाँ पर अंदर भी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं। तो ये देखने के बाद ब्लू स्पिरिट से कहते हैं मुझे लगता है कि उस बंदे को तुम्हारे पर भरोसा नहीं है, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं सारे तुम्हारे पर नजर रखने के लिए हैं। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर वाकई में से मेरे पर भरोसा नहीं है। अगर उसे यहाँ पर कोई नौकरानियां रखनी भी थी तो उसे मार्शल आर्ट्स में ट्रेन नौकरानियां रखने की क्या जरूरत है। इसका मतलब जैको मेरे पर नजर रखना चाहता है और साथ ही उसे लेकर अपने साथ अंदर आ जाता है। जैसे वहाँ पर अंदर आता है तो हमारा जीवन दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगता है। तो उसी के साथ ही वो गार्ड जो होता है वो गार्ड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमारा सफर खत्म होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर गाइड बनाया गया था और तुम्हारी रखवाली के लिए साथ भेजा गया था। अब जबकि तुम यहाँ पर अपने रूम में आ गए हो तो फिर मैं जा रहा हूँ। और जैसे वहाँ पर से जाने लगता है तो उसी के साथ हमारा जीवन उसे कहता है जरा रुको, तुम्हारा नाम क्या था, क्या तुम्हारा नाम स्योक जूंग है। तो वो कहता है हाँ मेरा नाम स्योक जूंग है। तुम्हारा जीवन कहता है क्या तुम अंदर आओगे, मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। तो इसी के साथ ही स्योक जूंग जो है अपने आसपास देखता और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा या फिर यहाँ पर मुझे डराने धमकाने की कोशिश करेगा। जो कुछ भी हो वो सब कुछ तो जाकर डार्क लॉर्ड को मुझे एक्सप्लेन करना ही और उसे रिपोर्ट करना ही है। तो इसी के साथ ही उसके साथ अंदर आ जाता है, दरवाजा बंद करता है। तुम्हारा जीवन वहाँ पर सामने जाकर अपनी कुर्सी पर बैठता है और साथ ही उसे कहता है आज जो कुछ भी हुआ मुझे पता है कि तुम जाकर डार्क लॉर्ड को इस बारे में रिपोर्ट करने वाले हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपना मुंह बंद रखो और किसी को इस बारे में मत बताओ। ये बात सुनती जोंग कहता है कि तो कुछ ज्यादा ही डायरेक्टली बात कर दी और साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि जो कुछ भी वो सब कुछ मैं ना बताऊं। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पर तुम्हें कहूंगा वही जाकर डार्क लॉर्ड को बताना और सारी बात बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, मुझे यहाँ पर एक काम सौंपा गया था और मैं इस काम को जरूर पूरा करूंगा। मैं डार्क लॉर्ड का वफादार हूँ ना कि यहाँ पर तुम्हारा वफादार, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना। और साथ ही वो पीछे मुड़ जाता और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हारी बात सुन चुका हूँ और तुम्हें यहाँ पर मुझसे और कुछ भी नहीं कहना होगा। मैं जाकर अपने सेक्टर लीडर को इस बारे में भी रिपोर्ट करूंगा। और इसी के साथ जब वो जाने लगता है तुम्हारा जीवन अपना हाथ उठाता है, अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावर को यूज करते हुए उसे वहीं पर उसके ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर डालता है, जिससे वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो गार्ड जोन के वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। साथ ही हमारा जीवन जो था अपने पास से द स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड निकालता और उस तलवार को लेकर उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है और साथ उसकी गर्दन के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर वो कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। तो गार्ड जोंग सोच रहा था कि ये कमीना यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश करने वाला है, कैसे लगता है कि मुझे मारकर बच जाएगा। लेकिन जियोन इसी के साथ ही अपनी करप्ट कमांड स्वॉर्ड जो होती है उसके हाथ में पकड़ा देता है। जैसे वो तलवार उसके हाथ में पकड़ाता है तो उसी के साथ ही वहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है थोड़ी देर के बाद का दिखाते हैं कि वो वहाँ पर बड़ा होता है, बेहोश पड़ा होता है। जब उसे होश आती है तुम्हारा जियोन उसे कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर एक दूसरी गार्ड लड़की के साथ शादी करना चाहते हो, ना सिर्फ उससे शादी करना चाहते हो बल्कि तुम्हें यहाँ पर आउटर कासल में एक मैनर चाहिए जहाँ पर तुम दोनों एक अच्छी हंसी उनसी जिंदगी गुजार सको। तुम्हारी ख्वाहिश तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है। तो ये बात सुनते ही गार्ड जो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। तुम्हारा जियोन उसे कहता है क्या तुम मेरे हाथ में तलवार को देख रहे हो, ये स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड है। ये जब किसी के हाथ में दी जाती है तो उसके अंदर जितनी भी दबी हुई ख्वाहिशें होती है वो सारी की सारी डिजायर्स बाहर निकल आती है। और तुम्हारी डिजायर मैंने देख लिया कि तुम एक लड़की से शादी करना चाहते हो, तो क्या तुम वाकई में उस लड़की से शादी करना चाहते हो। लेकिन अगर वो लड़की मर जाएगी तो फिर बताओ कि तुम शादी किससे करोगे, तो फिर बताओ कि क्या तुम वो करोगे जो मैं तुम्हें करने का कह रहा हूँ। तो ये बात सुनते ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्सा भी होता है कि ये लड़का तो यहाँ पर मुझे धमकाने पर उतर आया है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसने तो साफ साफ मुझे धमकी दे दी है। और इसी के साथ खिड़की के बाहर से कोई चीज अंदर गिरती है तो इसी के साथ ही जोंग होता है वहाँ उसकी तरफ देखता है। जब उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पर वो एक हेयर पिन होती है, बालों में लगाने वाली एक बटरफ्लाई हेयर पिन होती है। तो उसको देखते ही उसे झटका लगता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर क्या कारी
है। ये हेयर पिन तो मैंने उस लड़की को दी थी, मेरी गर्लफ्रेंड को दी थी, मैंने खुद उसके बालों में ये हेयर पिन लगाई थी, ये यहाँ पर कैसे पहुंच आई। और इसी के साथ ही हमारा जॉन जोता आगे बढ़ता जाकर उस बटरफ्लाई को उठाता है और उसे कहता है कि इस बार तो यहाँ पर हेयर पिन आई है, लेकिन अगली बार अगर तुमने मेरे इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो फिर उस लड़की का कटा हुआ सर यहाँ पर से गिरेगा और तुम खुद उसे अपने हाथों से उठाकर जाकर दफना आना। तो ये बात सुनती है वो लड़का जोता बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तुम्हारा जॉन से कहता है बस बस यहाँ पर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस नॉर्मल रहना है और जाकर मास्टर को सब कुछ बताना है जो भी तुमने देखा, बस यहाँ पर ये मत बताना कि मास्टर जैंग के साथ मेरी क्या बात हुई। इसी के साथ ही गार्ड जोंग जो होता है वहाँ पर से बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है कि ये तो एक डीमन है, मैं यहाँ पर कौन सी बुरी बला के साथ फंस गया हूँ, तो ये तो यहाँ पर मुझे पूरी तरह से इसने अपने जाल में फंसा लिया है। और इसी के साथ ही वहाँ पर रूम के अंदर से बाहर निकलता है तो गार्ड से कहते हैं कि ये क्या तुम्हारी हालत काफी ज्यादा बुरी लग रही है, तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर साथ ही उनसे पूछता है कि जब मैं अंदर था क्या यंग मास्टर बाहर आया था, तो वो कहता है नहीं यंग मास्टर तो बाहर नहीं आया, बल्कि तुम लोग तो अंदर बातें कर रहे थे और यंग मास्टर तो क्या कोई भी यहाँ पर इस रूम से बाहर नहीं आया, क्या तुम ठीक हो, क्या हम तुम्हें घर तक छोड़ा है। तो वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी के साथ ही वहाँ पर से चल पड़ता और कहता है अगर वो लड़का यहाँ पर रूम के अंदर से बाहर नहीं निकला तो फिर आखिर ये हेयर पिन यहाँ पर आई कैसे, कौन यहाँ पर इस हेयर पिन को मेरी गर्लफ्रेंड के पास से लेकर आया होगा। और साथ ही वहाँ पर से वो चला जाता है। जबकि उसके चले जाने के बाद वहाँ जॉन जो होता है वो अंदर बैठा होता है। दरवाजे पर जो दो गार्ड्स होते हैं वो उनसे कहता है कि तुम लोग वाकई में काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पर थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरे साथ बैठकर चाय पीना चाहोगे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहीं पर ड्यूटी करने वाले, तो यंग मास्टर हम तुम्हारे साथ चाय तो पी सकते हैं। और इसी के साथ ही वहाँ जॉन वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। डार्क लॉर्ड अपने रूम में बैठा होता है, वो गार्ड जो होता है उसके पास आता है, आकर उसे सारी रिपोर्ट देता है। तो डार्क लॉर्ड जब उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो उसे कहता है कि इसके अंदर तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर उसने यहाँ ज्यादा कुछ किया भी नहीं जिसकी वजह से तुम उसके पर नजर नहीं रख पाए। और उसे कहता है कि वाकई में ये सच है कि यंग मास्टर जैंग जो है उससे मिला और उसके बाद चला गया। तो गार्ड उसे कहता है हाँ सर ऐसी बात है। तो इस बात से डार्क लॉर्ड काफी हैरान होता है। उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वो यहाँ पर हमारे सेक्टर के डिसाइपल से मिला, क्योंकि आज से पहले भी वो काफी बार ट्राई कर चुका है कि वो डार्क लॉर्ड यानी कि डार्क सेक्टर जो है उसके हवाले हो जाए, लेकिन यंग मास्टर जैंग कभी कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ कि उसने यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के साथ यहाँ पर फाइट नहीं की, उसने यहाँ पर जॉन के साथ फाइट की और चला गया। डार्क लॉर्ड को इस बात के ऊपर शक हो रहा था। फिर साथ ही वो गार्ड से दोबारा पूछता है कि फिर से बताओ क्या ये बात सच है। तो गार्ड से कहता है हाँ ये बात सच है। और इसी के साथ ही वो गार्ड सोच रहा था कि मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही बुरी सिचुएशन में हूँ कि मैं यहाँ पर से क्या कहूंगा कि तुमने जिस लड़के को अपना डिसाइपल बना लिया वो एक मॉन्स्टर है और यहाँ पर उसके इरादे कुछ और है, उसकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा है जो उसने छुपा रखी है और तुम भी यहाँ पर उसके सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर किसी ने मेरे पर नजर रखी हुई है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, अगर मैंने यहाँ पर उसके खिलाफ जाने की हिम्मत की तो वो यहीं पर मेरी गर्दन मोड़ देगा और मैं यहीं पर मर जाऊंगा। तो इसी के साथ ही डार्क लॉर्ड हंसना शुरू कर देता और कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर कुछ बुरा नहीं हुआ और यंग मास्टर जैंग चुपचाप वहाँ पर से चला गया, ठीक है तुम जाओ जाकर अपना काम करो। तो गार्ड वहाँ पर से चला जाता। तो उस गार्ड के वहाँ पास चले जाने के बाद डार्क लॉर्ड वहीं पर किसी से बात करता और कहता है कि जेड तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। तो जेड उसे कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर ये रिपोर्ट अधूरी है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें भी ऐसा लगता है और मुझे भी ऐसा लगता है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर यही सोच रहा हूँ कि इसके अंदर क्या मिसिंग है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर मैं मिस कर रहा हूँ। क्योंकि यंग मास्टर जैंग जो है वो एक मैनियाक है और जब भी वो कभी किसी यंग डिसाइपल को देखता है जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है वो उसे अपनी टीम में लेने की कोशिश करता है और अगर कोई उसकी टीम में ना जाए तो फिर उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। फिर वो यहाँ पर योंग के पास से गुजरकर चला गया, लेकिन उसने यहाँ पर से कुछ किया नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ हुआ ना हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे इस गार्ड के साथ कुछ ना कुछ मसला जरूर है जो कि यहाँ पर मुझे सही रिपोर्ट नहीं दे पा रहा। तो वो जेड से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई यहाँ पर इस गार्ड के ऊपर भी नजर रखे। तो वो कहता है जी मास्टर जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। और साथ ही जेड उसे कहता है कि मास्टर हमने यहाँ पर उस लड़के के ऊपर नजर रखने के लिए वहाँ पर जितने भी सर्वेंट्स को भेजा है, वहाँ पर 2 गार्ड्स और उसके अलावा बाकी जितनी नौकरानियां वो सारी की सारी उसके ऊपर नजर रखने के लिए हैं। उसने जो कुछ भी वहाँ पर अंदर करना है वो सब कुछ आपको रिपोर्ट में आकर बताया जाएगा, वो सब कुछ आपको पता चलना चाहिए, इसी वजह से हमने वहाँ पर ये बंदोबस्त किया है। तो डार्क लॉर्ड उसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर उन सभी की रिपोर्ट चाहिए और इसी के बाद मैं यहाँ पर देखूंगा क्या है वो लड़का अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पका रहा है। तो जेड वहाँ पर से गायब हो जाता है और कहता है कि जी मास्टर मैं ऐसा ही करूंगा। तो जेड के वहाँ पर से गायब हो जाने के बाद डार्क लॉर्ड आगे जाता है, जाकर अपना एक दराज ओपन करता है और दराज को ओपन करने के बाद उसके अंदर वहाँ पर दिखाते हैं कि उसके अंदर एक स्क्रॉल पड़ा होता है। तो वो स्क्रॉल को ओपन करता है, स्क्रॉल के ऊपर एक तलिस्मन बना होता है जहाँ पे ये बहुत ही कुछ स्पेशल किस्म का स्क्रॉल होता है। स्क्रॉल को देखने के बाद वहाँ पर हल्का सा मुस्कुराता है, फिर साथ ही वापस उस जगह पर रख देता है। तो नेक्स्ट सीन जो था एक हफ्ते के बाद का दिखाया जाता है कि एक हफ्ते के बाद डार्क लॉर्ड और भी हैरान होता है क्योंकि डार्क लॉर्ड को यहाँ पर समझ नहीं आ रही होती कि ये चल क्या रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब वो यहाँ पर हमारे ग्योंगवॉन को सिखाने की कोशिश करता है, उसने उसे यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक दी थी, एक ऐसी टेक्निक जिसे गोस्ट शैडो टकला टेक्निक कहा जाता है। गोस्ट शैडो क्ला टेक्निक को मास्टर करने में काफी महीने लग सकते हैं, लेकिन जब उसने यहाँ पर हमारे ग्योंगवॉन को ये टेक्निक दी तो हमारा जियोन जो है उस टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ एक ही रात में मास्टर कर लेता है और अगले दिन जब उसे परफॉर्म करता है तो वो इस तरह से परफॉर्म करता है जैसे कोई मास्टर उस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा हो। तो ये बात देखने के बाद डार्क लॉर्ड बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इस लड़के ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रात में इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म कर लिया। तो इसी वजह से वो जाकर सर्वेंट से इस बारे में पूछता है कि इसकी डेली की रूटीन क्या है, क्या ये पूरी रात प्रैक्टिस करता रहता है। तो एक नौकरानी उसे कहती है कि हमारे यंग मास्टर
मास्टर मॉक जो है वो सारा दिन यहाँ पर बुक्स पढ़ते रहते हैं और रात के वक्त भी वो बुक्स ही पढ़ रहा था, यानी कि वो सिर्फ बुक्स पढ़ता है, इसके अलावा वो ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करता। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। तो डार्क लॉर्ड कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़का सिर्फ बुक्स को पढ़ता है और बुक्स को पढ़ने के बाद उसने यहाँ पर सारी टेक्निक को मास्टर कर लिया। ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, मैं इस बात को कैसे मान लूं। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए हमारा डार्क लॉर्ड जो होता है हमारे ग्योंगमून यानी कि हमारे जियोन को वहाँ पर एक और मार्शल आर्ट्स की टेक्निक देता है और उसे कहता है कि इसको जरा सीख कर आओ। तो अगले दिन हमारा ग्योंगमून जो होता है उस टेक्निक को परफेक्टली मास्टर कर लेता है, ऐसे जैसे कि उसने सालों से इस टेक्निक को पहले से मास्टर किया हो। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे पता था कि ये लड़का टैलेंटेड है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये लड़का इस लेवल तक टैलेंटेड है कि सिर्फ बुक्स को पढ़कर उसके अंदर जो टेक्निक लिखी है उसको अच्छी तरह से मास्टर कर सकता है। तो वो उसे कहता है लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर अभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये तो मानने को तैयार हूँ कि इस लड़के का टैलेंट बहुत ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये लड़का यहाँ पर अंदर अंदर कुछ खिचड़ी नहीं पका रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लड़का जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा राज छुपा रहा है जो कि मैं जान नहीं पा रहा। इसी के साथ ही डार्क लॉर्ड जो होता है वहाँ पर अपने उसको पढ़ाने के तरीके को चेंज करता है और इस बार वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे सवाल पूछोगे, तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बारे में मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हो। लेकिन वो इस बात से और भी हैरान होता है क्योंकि हमारे ग्योंगमून को यहाँ पर उससे जो सवाल पूछने होते हैं वो सवाल काफी ज्यादा उटपटांग होते हैं, यानी कि वो उसकी मार्शल आर्ट्स यहाँ पे टेक्निक्स के रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होते। जैसे कि उससे पहला सवाल पूछता है कि तुम्हारा जो मास्क तुमने पहना हुआ है आयजा किस चीज से बना है और तुमने इसे कैसे बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफी स्पेशल मास्क है। तो डार्क लॉर्ड कहता है कि मैं इस बात से और भी हैरान हूं कि वो लड़का यहाँ पर ऐसे सवाल पूछ रहा है कि जिनका यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक यहाँ पर हमारे डार्क सेक्टर के सीक्रेट्स के साथ है, क्योंकि ये सारी की सारी सीक्रेट टेक्निक्स हैं जो कि डार्क सेक्टर के हास्ट डिसाइपल्स को सिखाई जाती है, जहाँ पे लॉर्ड्स को सिखाई जाती है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर डार्क सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट है और ये डार्क सेक्टर के ऊपर डार्क लॉर्ड बनना चाहता है, यानी मेरी तरह यहाँ पर मेरी गद्दी के ऊपर बैठना चाहता है। तो इसी के साथ ही डार्क लॉर्ड जो होता है वहाँ पर अपने साथियों से कहता है कि जाओ इसकी बैकग्राउंड के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लाओ। और उसके साथ ही जो होते हैं वहाँ पर स्वर्ड फैमिली में जाते हैं, मार्क स्वर्ड फैमिली वहाँ पास उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, जिसे डार्क लॉर्ड देखने के बाद काफी हैरान होता है और उसे पता चलता है कि आज से कुछ महीने पहले तक तो ये थर्ड ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट है, यानी कि मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ पता भी नहीं था। इसका मतलब है कि ये एक्सेप्शनली टैलेंटेड है। जब से यहाँ पर इसने हमारे सेक्टर को ज्वाइन किया तब से इसकी कल्टीवेशन लेवल मुसलसल बढ़ती जा रही है, लेकिन उसे इन सभी बातों से भी कोई भी यहाँ पर ऐसी सस्पिशियस बात दिखाई नहीं देती जिसकी वजह से वो यहाँ पर उसके ऊपर भरोसा ना कर सके। तो वो कहता है कि मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है जो मिस है, क्योंकि उसे यहाँ पर समझ नहीं आ रही थी कि इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ पर हमारे ग्योंगमून के मैनर के अंदर जो सर्वेंट्स छोड़े हुए थे वो सारे के सारे जाहिर सी बात उसके ऊपर नजर रखने के लिए थे, लेकिन जब भी उसे यहाँ पर रिपोर्ट मिलती उसके अंदर कुछ भी नहीं होता था, यानी कि हमारा जोंग जो है वहाँ पर कुछ भी नहीं करता, उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव होती थी। वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसके बाद उसने जेड से कहा कि वहाँ पर सर्वेंट्स को चेंज करके देखो, और उसने तकरीबन 9 बार वहाँ पर सर्वेंट्स को चेंज किया, 9 बार सर्वेंट्स को चेंज किया ताकि वो सर्वेंट्स जो है वहाँ पर आकर अलग अलग रिपोर्ट दे सके। लेकिन अब यहाँ पर वो इस बात से और भी ज्यादा हैरान थे कि हर बार यहाँ पर सर्वेंट जितने भी सर्वेंट्स चेंज किए जाते हैं, अब ये तो नहीं है कि वो सभी को यहाँ पर डरा धमका कर उनसे ये बातें कहलवा रहा है कि वो यहाँ पर अंदर कुछ भी नहीं करता, क्योंकि सभी सर्वेंट्स का बयान एक ही रहता है कि वो अंदर बैठकर पढ़ता रहता है, वो बुक्स को पढ़ता है, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता है, फिर सो जाता है। तो हमारा डार्क लॉर्ड इस बात से और भी ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने सारे लोग यहाँ पर उसकी बात मानकर यहाँ पर ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा कि वो मेरी पीठ पीछे कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सर्वेंट मुझे बताता क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि वो क्योंकि काफी ज्यादा स्मार्ट इंसान है तो उसे यहाँ पर इस बारे में तो पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पर उसके ऊपर नजर रख रहा हूँ। तो वो जेड से कहता है कि जेड वहाँ पर उसके रूम के अंदर जितने भी सर्वेंट्स हैं सभी को नॉर्मल सर्वेंट्स के साथ चेंज कर दो जो कि उसके ऊपर नजर ना रखे। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर गलती करे, अगर उसे लगेगा कि मुझे उसके ऊपर भरोसा हो गया तो वो यहाँ पर गलती करेगा। और साथ ही उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद वहाँ पर जाओ, जाकर उसके रूम में रहकर उसके ऊपर नजर रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि लड़का करता क्या है। यहीं पर जेड के बारे में बताया जाता है कि जेड एक बहुत ही स्पेशल ग्रेड का असैसिन है जो कि मार्शल प्रोवेस उसकी अल्टीमेट पीक राम में है, और वो 4 बड़े ग्रेटेस्ट असैसिन सेक्टर जिनमें से साउंडलेस मर्डर सेक्टर है ये उसका एक डिसाइपल है और जो बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर है जो कि इस वक्त इसको सर्व कर रहा है। और ऊपर से इसकी स्टेल्थ टेक्निक जो है वो दुनिया में सबसे बेस्ट टेक्निक है, और इसकी टेक्निक को यहाँ पर किसी भी पीक राम के मास्टर के लिए भी जान पाना आसान काम नहीं है, यानी कोई भी इसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर से जितने भी सर्वेंट्स हैं सभी को बदल दो, यानी कि वहाँ पर नॉर्मल सर्वेंट्स ला दो, साथ ही खुद वहाँ पर जाकर उस लड़के के ऊपर नजर रखो। मैं चाहता हूँ कि अब ये काम तुम करो। तो वो कहता है जी मास्टर मुझे समझ आ गई। और इसी के साथ ही डार्क लॉर्ड वहाँ पर सोच रहा था कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर मुझे पता चलने वाला है, क्योंकि अब जबकि जेड वहाँ पर खुद जाने वाला तो जेड मुझे आकर सही रिपोर्ट देगा, क्योंकि जेड को तो वो यहाँ पर डरा धमका नहीं पाएगा, ना ही यहाँ पर इसकी बिजनेस को सेंस कर पाएगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर जोन का दिखाया जाता है कि जेड वहाँ पर पहुंच जाता है, उसकी छत के ऊपर पहुंचने के बाद वहाँ पर से सीलिंग हटाता है, वहाँ पर से नीचे की तरफ देखता है। जब वो नीचे देखता है तो हमारा जोन वहाँ पर बुक लेकर बैठा होता है, साथ ही वहाँ पर उसने गार्ड के सर के ऊपर हाथ रखा होता है और गार्ड वहाँ पर जख्मी होता है, उसका ब्लड बह रहा होता है। जोन इसी के साथ ही वहाँ पर बुक के अंदर लिखी हुई बातों को पढ़ रहा होता है, यानी उसके अंदर जो मार्शल आर्ट्स की जो भी टेक्निक वगैरह लिखी होती है उनको वहाँ पर पढ़ रहा होता है। इसी के साथ ही वहाँ पर जेड नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद साइलेंटली उसके करीब पहुंच जाता है, अपनी जेब में हाथ डालता है, वहाँ पर से कोई चीज निकालकर जैसे कि उसके ऊपर अटैक करने लगा हो। और जब वहाँ पर अटैक करने लगता है तो उसके साथ ही वहाँ जॉन उसे कहता है कि तुम जल्दी वापस आ गए हो। और साथ ही ब्लू स्पिरिट उसे कहती है तो ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि इवल मॉन्क क्या काम हो गया। तो असल में यहाँ पर जेड जो है उसकी बॉडी के ऊपर इवल मॉन्क ने कब्जा कर लिया हुआ है, वो भी काफी पहले से। तो अपनी जेब के अंदर से उसी स्क्रॉल को निकालता है जिसे डार्क लॉर्ड छुपा कर रख रहा था और उसे वहाँ पर जियोन के सामने का पेश करता है। और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट में बता दिया कि कुछ दिन पहले की बात है जब हमारे जियोन ने कहा था कि जाओ जाकर पूरे डार्क लॉर्ड और उसके सेक्टर को जाकर देख कर आओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो दोनों जब वहाँ पर डार्क लॉर्ड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें जेड की प्रेजेंस महसूस होती है। वो दूसरे मास्टर से अपनी प्रेजेंस को तो छुपा सकता है लेकिन स्पिरिट से अपनी प्रेजेंस को तो नहीं छुपा सकता। तो उसके बाद से पकड़ने के बाद हमारा जो डीमन मॉन्क था वो उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता
था और तब से उसे कंट्रोल कर रहा था। यानी कि यहाँ पर जितनी भी रिपोर्ट्स चेंज हो रही थी वो सारी की सारी यहाँ पर जेड के कहने पर चेंज हो रही थी, जो कि अब यहाँ पर डिमोनिक मॉन्क है। इसी वजह से डार्क लॉर्ड के पास यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही थी। यहीं पर हमारा जियोन जो था वहाँ पर उसके पास वो स्क्रॉल ले लेता। साथ ही यहाँ पर कहानी सुनाने वाला कहता है कि अभी हमारे जियोन को इस डार्क सेक्टर को ज्वाइन किए हुए सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता गुजरा और एक हफ्ते के अंदर हमारे जियोन ने यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर आधे से ज्यादा लोगों को डरा धमका कर अपने अंडर कर लिया और साथ ही अब यहाँ पर उसके पास डार्क सेक्टर का सीक्रेट भी आ चुका है। यानी कि ये समझ लो कि अब यहाँ पर डार्क सेक्टर हमारे जियोन का होने वाला है कि डार्क लॉर्ड का वो स्पेशल बंदा जिसका नाम जेड होता है उसकी बॉडी के अंदर हमारा डिमोनिक मॉन्क घुस जाता है और वहाँ पर उसके पास स्क्रॉल चोरी करके हमारे जियोन के पास ले आता है। तो हमारा जियोन जो होता है उसके पास स्क्रॉल ले लेता है और कहता है कि अच्छा तो तुमने यहाँ पर इस सब में कामयाब रहे। और साथ ही वो उससे पूछता है कि डिमोनिक मॉन्क मुझे ये बताओ कि तुम्हारी नई बॉडी कैसी है। तो वो उसे थम्स अप करते हुए कहता है कि ये तो बड़ी कमाल की है। तो हमारा जियोन जो होता है उसे कहता है कि अच्छा तो यही वो स्क्रॉल है जिसे डार्क लॉर्ड बार बार निकाल कर देखता रहता है। इस स्क्रॉल के अंदर है क्या, मुझे स्क्रॉल को देखना चाहिए। और इसी के साथ जब वो स्क्रॉल को ओपन करने लगता है तो इसी के साथ ही हमारा जेड जो होता है यानी डिमोनिक मॉन्क जो होता है वहाँ पर उस बंदे की तरफ देखता है जिसको उसने जख्मी हालत में पकड़ रखा होता है। तो वहाँ जियोंग से कहता है कि तुम यहाँ पर इस बंदे की तरफ देख रहे हो कि ये जख्मी हालत में यहाँ पर इसे मैंने क्यों पकड़ रखा है। अगर तुम्हें लगता है कि ये डार्क लॉर्ड का कोई बंदा है, नहीं ये डार्क लॉर्ड का कोई बंदा यहाँ पर गार्ड नहीं है बल्कि ये एक असैसिन है जो कि यहाँ पर मुझे मारने के लिए भेजा गया था। तो ब्लू स्पिरिट से कहती है कि हाँ ये वाकई में एक असैसिन है, इसने खुद यहाँ पर इस बात को कन्फेस किया है, इसे उस अंधे आदमी ने भेजा है। यंग मास्टर जैंग की तरफ से जो अंधा आदमी था उसने यहाँ पर इसे यंग मास्टर को मारने के लिए भेजा है। तो हमारा जियोन वहाँ पर सोच रहा था कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि वो अंधा आदमी यहाँ पर मुझे मारने के लिए असैसिन को भेजेगा। आखिर वो कमीना आदमी यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उसे मरवाना चाहता था लेकिन उसने मुझे मारने के लिए यहाँ पर असैसिन भेज दिया। फिर साथ ही हमारा जियोन जो होता है वो कहता है कि पहले तो मुझे यहाँ पर इस बात के ऊपर शक हुआ था कि ये बंदा वाकई में क्या यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम की तरफ से है, लेकिन जब इसने यहाँ पर आकर मुझे बैज दिखाया तो मुझे इसके ऊपर शक हो गया था क्योंकि ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम का इसके पास बैज था और इसने कहा कि ये स्पाई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम की तरफ काम करती है। इसी वजह से वो मेरे पास आया और आकर मेरे साथ डील करना चाहता था। तो डिमोनिक मॉन्क से कहता है कि मुझे फिलहाल के लिए यहाँ पर किसी बात की समझ नहीं आ रही। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हें आएगी भी नहीं। और इसी के साथ ब्लू स्पिरिट से कहते हैं कि ये हमारे पास आया था और हमारे पास आने के बाद इसने अपने पास एक बैज निकाला और बैज निकालकर हमसे कहा कि ये ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम की तरफ से एक स्पाई बनाकर भेजा गया। क्योंकि यहाँ पर जियोन भी ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम से है तो इसी वजह से उसे अपनी टीम में लेने के लिए यहाँ पर इससे बात करने के लिए आया था। लेकिन जब हमारा जियोन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन नहीं किया और उसके बाद मैंने इसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया, बल्कि थोड़ा सा टॉर्चर करने के बाद जब मैंने इसे पूछा तो उसने यहाँ पर वी मैंगजियोन का नाम लिया। वी मैंगजियोन जो कि सेकंड यंग मास्टर जैंग का वो अंधा आदमी है यानी उसका साथी है जो कि अंधा है, उसने यहाँ पर इसे भेजा है। इसने कहा कि उसने यहाँ पर इसे मारने के लिए भेजा है। तो ब्लू स्पिरिट जियोन से कहते हैं लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, जाहिर वो अंधा आदमी यहाँ पर किसी को क्यों भेजेगा तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अकेला यहाँ पर यह कर सके। और यंग मास्टर जैंग के बिना मर्जी के वो किसी को यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए क्यों भेजेगा। तो वह जियोन कहता है कि मुझे भी ये बात काफी ज्यादा अजीब लग रही है कि ये बंदा यहाँ पर मुझे मारने के लिए कैसे पहुंचा, क्योंकि डार्क लॉर्ड हम लोग इस वक्त डार्क सेक्टर के अंदर है और डार्क सेक्टर का काम यहाँ पर इंटेलिजेंस को इकट्ठा करना है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि कोई असैसिन यहाँ पर इतनी आसानी से अंदर तक घुस सकता है और मुझ तक पहुंच सकता है बिना किसी गार्ड के नोटिस में आए। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो अंधे आदमी ने कोई ना कोई बहुत ही बड़ा प्लान बना रखा है, कोई ऐसा प्लान जिससे कि यहाँ पर वो एक तीर के साथ दो शिकार करना चाहता है। फिर साथ ही में जियोंग जो होता है वहाँ पर सोचने के बाद मुस्कुराता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे समझ आ गया कि वो कमीना यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहा है। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहती है तो इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम्हें समझ आ गई। और इसी के साथ उन्हें बाहर से वहाँ पर रोशनी आना दिखाई देती है क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग आकर जमा हो जाते हैं अपनी मिसालें लेकर। तो वो कहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मुझे पता है कि बाहर क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि ये बंदा यहाँ पर इतनी आसानी से अंदर मेरे तक पहुंच कैसे गया, जबकि यहाँ पर डार्क लॉर्ड के गार्ड्स को इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। क्योंकि ये असैसिन जो यहाँ पर इस बात को क्लेम कर रहा है कि इसे यहाँ पर उस अंधे आदमी ने मुझे मारने के लिए भेजा है वो गलत है और ना ही यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम की तरफ से एक स्पाई है। मुझे लगता है कि इसे वाकई में उस अंधे आदमी ने भेजा है लेकिन मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि मुझे यहाँ पर फंसाने के लिए भेजा है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर कोई अंदर घुसे, डार्क लॉर्ड के सेक्टर के अंदर कोई घुसे और यहाँ पर उसे नोटिस ना किया जाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी के साथ उनका पहले से कॉन्टैक्ट होगा। उस अंधे आदमी ने यहाँ पर किसी को रिश्वत दी है ताकि गार्ड जो अपनी आंखें बंद करके खड़ी रहे और उसके बाद ये लड़का मेरे तक पहुंच जाए। जब ये मेरे तक पहुंच जाएगा यहाँ पर इसके पास क्योंकि पहले से ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम का बैच भी है, उसके बाद यहाँ पर जिस बंदे को उन्होंने रिश्वत दी है वो यहाँ पर अपने सोल्जर्स को लेकर आ जाएगा और डार्क लॉर्ड को जाकर सारी बात बताएगा कि मैं यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम के साथ मिला हुआ हूँ, यानी कि मैं उनकी तरफ से भेजा हुआ एक स्पाई हूँ क्योंकि एक स्पाई मुझसे मिलने के लिए कॉन्टेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया है। इसी के साथ ही हमारे जियोन के घर के बाहर दिखाते हैं कि वहाँ पर डार्क सेक्टर का चीफ इंटरनल अफेयर्स जो होता है वहाँ पर आकर खड़ा होता है अपने साथ काफी सारे गार्ड्स को लेकर और उसे पहले से पता होता है कि यहाँ पर कोई आने वाला है क्योंकि ये भी उस अंधे आदमी के साथ मिला हुआ है। और इसी के साथ अंधे आदमी को दिखाता है कि वो क्लिफ के ऊपर खड़ा है सब कुछ देख रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा काम हो गया है। तो जबकि हमारा जियोन भी वहाँ पर अंदर सोच रहा होता है कि उसने यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट प्लान बनाया है, यानी कि इतना अच्छा प्लान कि उसने यहाँ पर मुझे पूरी तरह से यहाँ पर फंसा दिया है। अब यहाँ पर इस प्लान के अंदर से कैसे बाहर निकलना है वो भी मुझे पता है। और यहीं पर उस अंधे आदमी को दिखाता है कि वंदा आदमी जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। तो उसका साथी उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है, क्योंकि इस वक्त डार्क पैलेस का चीफ जो है वो अपने गार्ड्स को लेकर उसके घर के बाहर आकर खड़ा हो
चुका है और बहुत ही जल्दी उस लड़के के ऊपर ये इल्जाम लगेगा कि वो ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम की तरफ से भेजा हुआ एक स्पाई है और उसे यहाँ पर सजा दी जाएगी। तो अंधा आदमी से कहता है कि इसका मतलब यह है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है और मुझे लगता है कि इस वक्त वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा गया होगा और सोच रहा होगा कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। और एक दिन पहले का सीन दिखाता है जहाँ पर वो अपने साथी से कह रहा होता है कि तुम्हें ये काम करना होगा। तो वो उसे कहता है कि मास्टर आप ये चाहते हैं कि वहां पर जाने के बाद पहले मैं उसे अपना बैज दिखाऊं और कहूं कि मैं ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम की तरफ से हूं, लेकिन जब मुझे टॉर्चर करेगा तो मैं आपका नाम ले दूं। लेकिन मैं आपका नाम क्यों लूं, मैं किसी और का नाम भी तो ले सकता हूं। तो उसके साथ ही मी वैंग चोन उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरा ही नाम लेना होगा। अगर तुम किसी और का नाम लोगे तो वो लड़का बहुत ज्यादा होशियार है, वो इस बात के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। उसे लगता है कि मैं यहाँ पर उसे मरवाने के लिए काम कर सकता हूँ और वो तुम्हें जान से नहीं मारेगा जब तक कि वहां पर चीफ और उसके गार्ड्स नहीं आ जाते। और जब वो लोग वहां पर आ जाएंगे उसके बाद तुम्हें पता है, तो वो गार्ड उसे कहता है कि उसके बाद मुझे वहां पर उसके हाथ से मरना होगा, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो वहां पर मरना ही है, क्योंकि मैं एक असैसिन या फिर एक स्पाई बनकर वहां पर जाने वाला हूं। लेकिन मास्टर क्या आप मेरी फैमिली का ध्यान रखेंगे? तो मास्टर से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी फैमिली का पूरा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारी इस लॉयल्टी को हमेशा याद रखूंगा। और इसी के साथ ही वो अंधा आदमी जो होता है वहां पर से वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तो अंधा आदमी वहां पर से अपने घर वापस आ जाता है और कहता है कि ये ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। पूरा एक हफ्ता लगाकर मैंने यहाँ पर ये सारे का सारा ऑपरेशन प्लान किया था। मैंने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया जिससे एक तीर से दो शिकार हो जाए, क्योंकि सबसे पहले मैंने यहाँ पर जंग मास्टर जैंग से कहा था कि मैं इस लड़के को हटा देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए, क्योंकि इस लड़के का दिल जो है कुछ ज्यादा स्टडी है। इस तरह के स्टडी दिल वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी अपनी साइड्स और अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करते। और जंग मास्टर जैंग उसकी बातों के भरोसा होगा, लेकिन मुझे इस लड़के की बातों के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। और मुझे लगता है कि वो लड़का आगे जाकर हमारा साथी बनने की बजाय हमें धोखा देगा। इसी वजह से मैं उस लड़के को पहले यहाँ पर मरवाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जंग मास्टर जैंग की साइड के ऊपर इस तरह का कोई लड़का आ जाए जो कि उसकी पोजीशन के लिए खतरा बन सकता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर डार्क लॉर्ड का जो चीफ है उसको भी बहुत सारी रिश्वत दी है ताकि वो यहाँ पर मेरा ये काम कर सके और उसके बाद उस लड़के को या तो सजाए मौत दी जाएगी या फिर उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो अंधा आदमी वहां पर से वापस अपने रूम के अंदर आ जाता और कहता है कि आवाज जो होती है वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देती। हालांकि मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ पर आवाज को महसूस कर सकता हूँ और मैंने उस लड़के की हार्ट बीट को स्पेशली महसूस किया था और मैं उस लड़के को बिल्कुल भी यहाँ पर गलत नहीं समझा मैंने, यानी कि उस लड़के को बिल्कुल ठीक परखा है कि वो लड़का जो कभी बदलेगा नहीं और ना ही कभी हमारी साइड के पर आने वाला है। तो अंधा आदमी जब वहां पर अपने रूम के अंदर आ जाता है और आकर बैठ जाता है, इसी के साथ बाहर से बहुत ही ज्यादा शांति की आवाज आती है, यानी कि उसे कोई भी आवाज ही महसूस नहीं होती। वो कहता है कितनी ज्यादा शांति क्यों है, वो उठकर बाहर आता है और कहता है कितनी शांति होनी नहीं चाहिए। मेरे पैलेस के इर्द जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हैं जो कि हर वक्त यहाँ पर पहरा देते हैं, फिर यहाँ पर कोई है क्यों नहीं, सभी गार्ड्स कहाँ पर चले गए हैं इस वक्त? उन सभी को यहाँ पर बातें कर रहा होना चाहिए, गप्पे लगा रहा होना चाहिए, यहाँ पर ट्रेनिंग करते वक्त उन्हें कुछ डिसाइड कर रहा होना चाहिए। तो जैसे वो पैलेस से बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद से वहां पर कुछ भी महसूस नहीं होता। तो वो कहता है कैसा लगता है कि सभी के सभी गार्ड्स एक साथ सो गए हों, या फिर ऐसे लगता है जैसे कि सभी गार्ड्स को किसी ने यहाँ पर बेहोश कर दिया हो। वो अपनी तलवार लेकर बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फिर साथ ही सामने से किसी के कदमों की आवाज आती है। तो वो कहता है कि मैं जब एक बार किसी के कदमों की आवाज को सुन लेता हूँ तो मैं उसकी आहट को पहचान सकता हूँ, ये वही है, ये तो जियोन है। फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि इसे तो अभी वहां पर जेल के अंदर बंद होना चाहिए था, लेकिन इस जगह के ऊपर मेरे पैलेस के अंदर ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? और वो जल्दी से अपनी तलवार निकालता चलाकर उसे कहता है कि मॉक ग्योंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम्हें तो इस वक्त गोल्डन प्रिजन के अंदर होना चाहिए था। तुम्हारा जियोन आगे से मुस्कुराता है, साथ ही वहां पर उसके भेजे हुए असैसिन का कटा हुआ सारा उसकी तरफ फेंकता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर तुम्हारा गिफ्ट रिटर्न करने के लिए आया हूँ, जो तुमने यहाँ पर मेरे लिए भेजा था वो तुम्हें वापस देने के लिए आया हूँ। और साथ ही वहाँ जियोंग जो होता है वो जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि जो भी तुमने यहाँ पर मुझे दिया है मैं उसे यहाँ पर 10 फोल्ड वापस करने के लिए और सब कुछ तुम्हें यहाँ पर वापस मिलेगा। तुमने मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की, तो अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। हमारा जियान जो होता है वो जाकर उस अंधे आदमी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो अंधा आदमी जो होता है वहां पर उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था और साथ ही वहां पर सोच रहा था ये सब कुछ हुआ कैसे। वो सोच रहा था कि मेरा प्लान पूरी तरह से परफेक्ट था, मैंने सब कुछ सोचा हुआ था। मैंने वहां पर उस लीडर को भी भेज दिया था जो कि पनिशमेंट ऑफिस से हर वहां पर जाते वो जाकर उस स्पाई को ढूंढ लेता कि स्पाई जो है वो उसके ऑफिस में, मैंने उसे टिप भी दी थी। और अगर यहाँ पर इसके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगता और उसके बाद से जेल में डाल दिया जाता, लेकिन ये सब कुछ उल्टा कैसे हो गया? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर ये लड़का इस वक्त मेरे सामने कैसे खड़ा है और उस मास्टर का क्या हुआ होगा? क्या ये वाकई में एक बहुत बड़ा स्कीमर है या फिर इसने यहाँ पर ये सब कुछ उल्टा कैसे किया? तो 1 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो लीडर जो होता है बाहर अपने सोल्जर्स को लेकर आकर खड़ा हो जाता है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो इंट्रूडर यहीं पर अंदर गया और उसके साथ उसके साथियों ने भी यहाँ पर उस इंट्रूडर को देखा था। तो वो भागता हुआ क्योंकि अंदर ही गया था जहाँ पर हमारा जियान जो था उस लड़के को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था, जिसे अंधे आदमी ने वहां पर भेजा था अपना आदमी बनाकर, ताकि वो यहाँ पर आकर उसके बारे में बता सके कि वो एक स्पाई है और यहाँ पर इसी स्पाई से मिलने के लिए आया, क्योंकि ये भी ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम से है। इंटरनल मैनेजर जो था वहां पर सोच रहा था कि अगर मैंने यहाँ पर वाकई में उस बंदे को पकड़ लिया है जो कि स्पाई यहाँ पर अंदर गया है और ये इन्फॉर्मेशन सच निकली तो फिर जियोन जिसे मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करता उसे तो यहाँ पर लंबी जेल होने वाली, हो सकता है उसे सजाए मौत मिल जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर इस लड़के को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि ये हमारा अगला डार्क लॉर्ड बन जाए या फिर इस सेक्टर का नया मास्टर बन जाए। ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा और मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छी है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो बंदा जो भी अंदर गया है वो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम से ही हो सकता है। लेकिन मुझे ये बात तो कंफर्म है कि ये लड़का जियोन जो है ये तो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम का ही हिस्सा था और इसने यहाँ पर हमारे सेक्टर को ज्वाइन किया हुआ है। इसी के साथ ही अपने सोल्जर से कहता है कि पहले जाकर उसे आवाज दो, अगर वो बाहर नहीं आता तो फिर उसे खींच कर बाहर ले आना। तो सोल्जर कहता है जी मास्टर मैं अभी जाता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जियोन अंदर से बाहर निकल आता है और कहता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है, क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे ढूंढते आए हो या फिर तुम सभी लोग यहाँ पर इसको ढूंढते हुए आए हो? और इसी के साथ ही हमारा जो जियोन होता है उस
बंदे को वहाँ पर बाहर ले आता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो जियोन कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इस इंट्रूडर को पकड़ने के लिए आए हो, लेकिन क्या तुम्हारे डार्क सेक्टर की जो सिक्योरिटी है वो इतनी ज्यादा लो क्वालिटी की है कि तुम लोग यहाँ पे इंट्रूडर को पकड़ नहीं पाए। शुक्र है कि मैंने यहाँ पर इसको पकड़ लिया। इंटरनल अफेयर मैनेजर उसे कहता है कि मैंने जानबूझकर इसे छोड़ दिया था ताकि मैं यहाँ पर ये देख सकूं कि आज यहाँ पर क्या करने के लिए आया है और आज यहाँ पर ये तुम्हारे रूम की तरफ क्यों गया होगा। और साथ ही वो सोच रहा था कमीना कहीं का, इसने यहाँ पर इसे मारकर बहुत ही बुरा काम कर दिया, यानी कि अब यहाँ पर ये बुरा फंसने वाला है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि लड़के ये यहाँ पर तुम्हारे रूम की तरफ क्यों आया होगा, जबकि ये हमारे जो भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तुम्हारे मेन ऑफिस की तरफ होते हैं। ये बंदा वहां पर क्यों नहीं गया हमारे डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने के लिए, फिर ये तुमसे मिलने के लिए क्यों आया है। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि मैंने भी यहाँ पर इसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया, लेकिन इसे अपना मुंह नहीं खोला। अगर तुम चाहो तो तुम इसे टॉर्चर करके देख सकते हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हें इस बारे में बता दे। तो इस बात से मैनेजर उसे कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें इसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए था। तो हमारा जियोन कहता है कि क्या मैंने यहाँ पर कोई गलती कर दिया, तो वो कहता है कि हाँ तुमने गलती कर दी है। अब तो मुझे तुम्हारे पर और भी ज्यादा शक है कि तुमने यहाँ पर अपने गुनाह को छुपाने के लिए अब यहाँ पर इसके ऊपर टॉर्चर किया ताकि तो ये दिखा सको कि ये बंदा तुम्हारा साथी नहीं है। जबकि मुझे लगता है कि ये स्पाई जो है वो तुम्हारे पास आया था क्योंकि तुम भी ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम से और ये भी ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम की तरफ से यहाँ पर स्पाई बनकर आया है और यहाँ पर तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तुम्हें यहाँ पर टॉर्चर किया जाएगा, तुमसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाएगी। वो अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, जबकि हमारा जियोन जो था आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है। तो इस बात से मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि ये क्या लड़का स्माइल क्यों दे रहा है, क्योंकि इसी के साथ ही डार्क लॉर्ड वहाँ पर आ जाता और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी रात के वक्त कौन सा नया विजिटर यहाँ पर मैं विजिट करने के लिए आया है। और सेक्टर लॉर्ड को वहाँ पर देखने के बाद वो सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर उसके सामने घुटने टेक देते हैं। जैसे वहाँ पर वो सभी लोग उसके सामने घुटने टेक देते हैं, इसी के साथ ही वो लड़का जिसे हमारे जियोन ने बुरी तरह से पीटा है, जो स्पाई बनकर आया था, वो बोलना शुरू कर देता है और कहता है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज यहाँ पर मुझे बुरी तरह से मत पीटो। और वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं उसे वाकई में पीटना शुरू कर देते हैं, वो उसे वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर दबाते हैं। तो इसी के साथ ही वो जो मैनेजर होता है वो कहता है कि अचानक से तुम यहाँ पर इस तरह से वाइल्ड क्यों हो गए, तुम यहाँ पर सब चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया है। जबकि वो कहता है कि चीफ प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस लड़के ने जब मुझे बुरी तरह से टॉर्चर किया तो मैं अपनी जुबान बंद नहीं रख सका और मैंने यहाँ पर आपके बारे में इस लड़के को सब कुछ बता दिया, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसके सामने बता दिया, लेकिन प्लीज यहाँ पर मेरी फैमिली को जिंदा छोड़ दीजिएगा, मेरी फैमिली को प्लीज मत मारिएगा। तो असल में यहाँ पर हमारी ब्लू स्पिरिट जो होती है उस लड़के की बॉडी के अंदर घुस चुकी होती है और उसे कंट्रोल करके वहाँ पर उसके जरिए से सारी बात कह रही होती है। और इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि प्लीज चीफ मुझे यहाँ पर अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरी फैमिली को छोड़ देना। तो चीफ जो होता है वो चिल्लाकर कहता है कि डार्क लॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, मेरा तो इसके साथ कोई कनेक्शन भी नहीं है, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। और साथ ही वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, मैं यहीं पर तुम्हारी जुबान काट दूंगा। जबकि डार्क लॉर्ड का पर्सनल गार्ड जो होता है अपनी तलवार उसके सामने करता है और उसे कहता है कि चीफ मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने हाथों को कंट्रोल रखना चाहिए, अभी हमें यहाँ पर इसको इंटेरोगेट करना, और अगर सब में तुम भी शामिल निकले तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करूंगा। तो इस बात से वो बेचारा और भी घबरा जाता है, चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ ही गार्ड जो होते हैं वो लोग भी वहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर तुम सब में शामिल हो, क्या चीफ तुम यहाँ पर सब में मिले हुए हो, क्या तुमने यहाँ पर स्पाई को जानबूझकर जियोन के पीछे भेजा था। तो वो सभी लोग जो होते हैं वो भी हमारे लूचैन के हमारे जियोन के साथी होते हैं, हमारे जियोन ने सभी को अपने वश में किया होता है और वहाँ पर जितने लोग होते हैं हम सभी के सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर चीफ के खिलाफ हो जाते हैं। चीफ वहाँ पर अपने आप को अकेला महसूस करता है, वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये सभी लोग मेरे खिलाफ क्यों हो गए हैं। और इसी के साथ ही सेक्टर लीडर की तरफ वो देखता है और कहता है कि सेक्टर लीडर प्लीज यहाँ पर आप इंसाफ करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लड़का फिर से चिल्लाकर कहता है कि सेक्टर लॉर्ड प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दे, अगर आप मुझे मारना चाहते तो मुझे मार दे, लेकिन मेरी फैमिली को जिंदा छोड़ देना। और इसी के साथ ही हमारा जो वाल गार्ड होता है उसे कहता है कि सेक्टर लीडर आप बताएं मुझे क्या करना है, क्या मैं यहाँ पर चीफ को पकड़ूं या फिर इस स्पाई को पकड़ूं। और जो चीफ होता है वो चिल्ला कर कह रहा था कि प्लीज प्लीज यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया और मैं गद्दार नहीं हूँ। और जैसे वहाँ पर वो चिल्ला रहा था इसी के साथ डार्क लॉर्ड अपनी तलवार निकालता है, जाकर उस स्पाई की गर्दन काट देता है। और जब उसकी गर्दन काट देता है तो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसकी गर्दन काटने के बाद वो उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम लोगों को दोबारा इस बारे में कोई बात करनी चाहिए, ये बंदा यहाँ पर हमारे बीच में आकर लड़ाई डाल रहा था, यानी कि हमारी चीफ को गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहा था, जो कि मुझे लगता है कि गलत है। और आज के बाद कोई भी यहाँ पर इस इंट्रूडर के बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ आ गई? तो वो सभी लोग कहता है जी लॉर्ड, हमें सभी को यहाँ पर बात समझ आ गई है। और उसके बाद हमारा जो लॉर्ड होता है वहाँ पर सभी की तरफ देखता है, सभी गार्ड्स की तरफ, जियोन की तरफ देखता है, उसे वहाँ पर कुछ अलग सी फीलिंग महसूस होती है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है कि जियोन और उसके साथ जितने भी गार्ड्स हैं वो सारे के सारे अब यहाँ पर उसके कंट्रोल में नहीं रहे, जैसे कि कोई और यहाँ पर इनको कंट्रोल कर चुका है। तो पीछे घूमकर जियोन की तरफ देखता है, तो जियोन उसे कहता है कि मास्टर क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है? तो मास्टर कहता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ ही मास्टर भी वहाँ पर चला जाता है। जबकि सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो अंधा आदमी अभी भी हमारे जियोन के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। तुम्हारा जियोन से सारी बात बताता है तो इस बात से और भी हैरान हो जाता है। तुम्हारा जियोन एक बार उसके ऊपर अटैक करता है तो पीछे जाकर गिरता, और गिरने के बाद वो कहता है कि लड़के मुझे उसी वक्त पता चल गया था जब मैंने पहली बार तुम्हारी हार्ट बीट को महसूस किया था कि तुम डेंजरस हो और तुम्हें मरना होगा। जबकि हमारा जियोन उसे कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर अब वो सब कुछ में रिटर्न करने के लिए आया हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हें खुद मारना चाहता था, लेकिन तुमने एक स्पाई भेजकर मुझे यहाँ पर फ्रेम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से यहाँ पर तुम्हारी मौत तो पूरी तरह से तय है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। और इसी के साथ ही वो अंधा आदमी जो होता है वो भी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर यही सोच रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें आज यहाँ पर मरना होगा। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहता है कि लड़के मुझे लगता है कि तुम्हें अब इससे बचकर रहना होगा, ये अंधा आदमी बहुत ज्यादा स्पेशल लगता है। इसने अपनी यहाँ पर आंखें खोल दी और इसी के साथ ही हमारे लूचन वहाँ पर खड़ा होता है, किसी के साथ उसकी तलवार जो होती है उसकी गाल को
छूकर गुजर जाती है। तो हमारा जियोन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि अभी भी यहाँ पर क्या हुआ। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये अंधा नहीं है बल्कि इसके पास एक स्पेशल विजन है। और इसी के साथ ही वो अंधा आदमी उसे कहता है कि लड़के मुझे ये तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारे स्किल्स जो है काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन साथ ही तुम्हारी ट्रिकरी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन लड़के तुमने गलती कर दी, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुमने खुद यहाँ पर अपनी गर्दन मेरे सामने पेश कर दी कि मैं तुम्हारी गर्दन को काट सकूं। यहीं पर हमें पहली बार अंधे आदमी की आंखों की तरफ दिखाते हैं और जियोन जो होता है वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लगता है कि मजा आने वाला है। और ये वो अंधा आदमी जो होता है अपनी आंखें खोलता है और उसके स्किल्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी के साथ ही वो अंधा आदमी जो होता है हमारे जियोन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम्हारी एज में अगर कोई सुप्रीम पीक राह में पहुंच जाता है तो इसका मतलब जैक उसने यहाँ पर तेजी के साथ किसी शॉर्टकट को यूज किया और अपनी पावर को बड़ी तेजी के साथ बढ़ा लिया, जिसके साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि वो साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? और इसी के साथ ही वो कहता है कि इसके 2 साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो ये हैं। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। उसकी एनर्जी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और हमारा जियोन जो होता है आगे सिर्फ और सिर्फ उसके अटैक्स को ब्लॉक किए जा रहा है और वो पीछे की तरफ गिरता जाता है जब वो बार बार उसके ऊपर अटैक करते जाता है। तो जियोन बस उसके अटैक्स को अवॉइड करते पीछे की तरफ बढ़ता जाता है। तो इसी के साथ मास्टर से कहता है कि आपने पता है कि यहाँ पर 2 सेम राम के मास्टर्स भी अगर आपस में फाइट करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। हम दोनों की एज गैप में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसी वजह से मेरे पास जो पावर लेवल्स हैं चाहे वो हम दोनों यहाँ पर अर्ली सुप्रीम पीक राम में हैं तब भी यहाँ पर मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ क्योंकि मेरे पास 2 चीजें हैं। तुमने यहाँ पर उन दोनों चीजों को मिस कर दिया और तुम यहाँ पर उन दोनों चीजों को हासिल नहीं कर पाओगे, वो भी इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उन 2 में से एक चीज तो यह है कि तुम्हारी की पावर जो है यानी कि तुम्हारी की गैदरिंग और साथ में तुम्हारी बॉडी के अंदर जो की मिकदार है वो बहुत ज्यादा कम है। मेरी जितनी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ और तब जाकर मैं सुप्रीम पीक राम में पहुंचा, मैंने एक बेस बनाई है। और दूसरी बात यह है कि इसी के साथ ही उसे वहां पर एक ओपनिंग मिलती है और साथ ही वहां पर से अपनी तलवार के साथ हमारे जियोन की गाल के ऊपर एक कट लगा देता है। तुम्हारा जियोन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है तो वो उसे कहता है। और दूसरी बात यह है कि एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं तुमसे एज में काफी ज्यादा बड़ा हूँ, इतनी उम्र में यहाँ पर फाइट्स करता रहा, फाइट कर करके मैंने अपने लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है। अब मुझे पता है कि कहां पर स्ट्राइक लगानी और कहां पर अपने आप को स्ट्राइक से बचाना है। तुम्हारा जियोन पीछे हटता है, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख के खड़ा होता है क्योंकि वहां पर उसकी बॉडी के ऊपर कट लगा था। तो वो उसे कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास यहाँ पर 2 चीजें नहीं है, एक ये कि तुम्हारे पास एनर्जी की मिकदार कम है और दूसरा ये कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। और साथ ही वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है जो कि बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है और उसके मास्टर ने उसे सिखाई थी। तो इसी के साथ ही अंधा आदमी जो होता है वहां पर स्पिरिट स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक को रिलीज करता है और उसकी 4th फॉर्म को यूज करता है। जब वो तलवार को वहां पर घुमाता है तो वहां पर बहुत सारी तलवारें बनी हुई दिखाई देती हैं और हमारा जियोन जो होता है थोड़ी देर के लिए वहां पर अचंभे रह जाता है। वो उन तलवारों को देखता है, उनकी खूबसूरती को महसूस करता है और कहता है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जबकि दूसरी तरफ वो अंधा आदमी जो होता है उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमारा जियोन अब उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि जियोन काफी देर से उसे फाइट नहीं करवा रहा था, वो सिर्फ उसके अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर रहा था। लेकिन वो तो यहाँ पर उसके टेक्निक्स को देख रहा था, उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहा था और उसकी खूबसूरती से इंप्रेस हो रहा था। तो हमारा जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सुप्रीम पीक राम के मास्टर से हेड ऑन फाइट करना वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि इस वक्त मेरे सामने जो बंदा खड़ा है ये एक मास्टर है और इस मास्टर से फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। और वो उसके स्टैक को यानी 4th फॉर्म को भी वहां पर ब्लॉक कर लेता है। तो जियोन की बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगते हैं क्योंकि वो सारी तलवारें जो होती है सामने की तरफ आती है और उनमें से आदमी को वो ब्लॉक कर पाता है और काफी सारी उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे मार्क्स छोड़ जाती हैं। लेकिन वहां जियोन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और वो हंसना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ब्लाइंड आदमी जो होता है उसे कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर इस तरह भी यहाँ पर हंस रहे हो जबकि तुम्हारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लग रहे हैं, जबकि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर एक्सपीरियंस में और पावर के मुकाबले मुझसे काफी ज्यादा कमजोर हो। मुझे लगता है कि तुम नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं हो, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इस बात का फैसला किया था कि तुम्हें जल्दी से जल्दी रास्ते से हटा दिया जाए, उतना ही बेहतर रहेगा। तुम हमारे सेकंड यंग मास्टर के लिए खतरा बन सकते हो। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है तुम्हारे जैसे यंग लोगों की यही तो प्रॉब्लम होती है कि तुम लोग कुछ ज्यादा रेकलेस होते हो। तुम लोग यहाँ पर अपने सामने नहीं देखते कि तुम्हारे सामने कौन बंदा खड़ा है और किससे तुम फाइट करने वाले हो। बस तुम्हारा खून पंप होता है, तुम लोग आकर अटैक करना शुरू कर देते हो। और इस बार फिर से वो आकर उसके ऊपर अटैक करता है और ये स्लैश जो होती है सीधी उसे स्टैब करने के लिए होती है। तो ब्लाइंड आदमी उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम इसी अटैक के साथ मरने वाले हो, जबकि हमारी मिस ब्लू स्पिरिट जो होती है वो भी चलाकर उसे कहती है कि लड़के यहाँ पर बचो, ये तुम्हें वाकई में मार डालेगा। लेकिन जैसे वो अपनी तलवार जो होती है उसकी गर्दन के ऊपर स्टैब करता है तो हमारे जियोन की गर्दन के पास जाकर रुक जाती है और हमारा जियोन अभी वहां पर हंस रहा है। और हमारा जियोन वहां पर एक और टेक्निक को रिलीज करता है, जैसे कि आपको पता होगा कि वो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच सकता है, वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक के साथ की बाइंडिंग एनर्जी जो भी उसका नाम है। इसी तरह आप यहाँ पर वो उन चीजों को रिपेल भी कर सकता है। जैसे वो उस टेक्निक को रिलीज करता है तो उसकी तलवार पीछे की तरफ बढ़ती है और साथ ही यहाँ पर बंदा आदमी होता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो पहुंचना हैरान होता है और कहता है कि अचानक से क्या हुआ, मैं यहाँ पर अचानक से पीछे कैसे हट गया। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी फोर्स के साथ मुझे धक्का लगा है। जबकि ब्लू स्पिरिट जो होती है वो कहते हैं कि ये वाकई में काफी ज्यादा कमाल की बात है कि इस लड़के ने यहाँ पर रेपेलेंट वॉइड टेक्निक को मास्टर कर लिया है। ये दोनों टेक्निक जो है वो एक दूसरे के रिलेटेड टेक्निक है, जैसे कि रिचुअल ऑफ अटैचमेंट टेक्निक होती है। इसने पहले रिचुअल ऑफ अटैचमेंट टेक्निक को सीखा था जिससे ये किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच सकता है या फिर किसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसका ऑपोजिट होता है रिचुअल ऑफ वॉइड, यानी कि किसी भी चीज को रिपेल करना और जब ये किसी भी चीज को पीछे की तरफ धक्का दे सकता है। अगर इसने यहाँ पर फुल लेवल तक इसको मास्टर कर लिया तो इस जैसे अंधे आदमी को जो यहाँ पर अपनी हल्की सी एनर्जी के साथ इस घर से भी बाहर फेंक सकता है। अभी तक मुझे लगता है कि इसकी ये टेक्निक कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से इसे बहुत ही हल्का सा पुश कर पाया है, लेकिन ये यहाँ पर इसको और भी अच्छे से मास्टर कर पाएगा। तुम्हारा जियोन उस अंधे आदमी से कहता है कि जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल निकला, तुम्हारे जैसे मास्टर के साथ फाइट करना और इस फाइट को जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और काफी ज्यादा ट्रिकी भी है। साथ ही जियोन उसे कहता है लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आकर मुझे नोटिस करे मुझे इस किस्से को खत्म करना होगा और मुझे जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना है। तो अंधा आदमी उसे कहता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर पहले से इस तरह के अपने लिए कोई ट्रम्प कार्ड्स बचा कर रखे हुए थे ताकि
तुम यहाँ पर मेरे अटैक से बच सको, लेकिन अफसोस कि तुमने अपनी यहाँ पर इस टेक्निक को यूज कर दिया और दूसरी बार तुम इस टेक्निक को यूज नहीं कर पाओगे। और साथ ही वो अपनी तलवार के अंदर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, फिर से वहां पर स्पिरिट स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करता है। लेकिन साथ ही अंदाज में इस बात को लेकर काफी ज्यादा कॉशियस भी होता है, क्योंकि उसकी तलवार के अंदर क्रैक्स पड़ चुकी होती है। वो कहता है कि एक तो एक लड़का जो है ये बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है, ऊपर से इस लड़के की तलवार भी काफी ज्यादा एबनॉर्मल है। मेरी तलवार के अंदर क्रैक्स पड़ गए, हालांकि मैंने यहाँ पर स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज किया हुआ था, तो मुझे जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना ही होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको जिंदा रखूंगा या फिर मैं इस फाइट को और ज्यादा डिले करूंगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस फाइट को खत्म करना। तो इसी के साथ ही हमारा जो अंधा आदमी होता है वहां पर अपनी 7th फॉर्म को रिलीज करता है, जिसका नाम एको ब्रेकिंग वॉइड स्टोन होता है। इस टेक्निक को यूज करते हुए वो कहता है किसी टेक्निक के साथ मैं तुम्हें मारने वाला हूं। जबकि मां जॉन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी सारी टेक्निक खत्म हो गई और तुम्हारे पास ये आखिरी टेक्निक बची है। और साथ ही मां जॉन जो होता है सेम उसी की टेक्निक को कॉपी कर लेता है, स्पिरिट स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन की 7th फॉर्म जो कि उसने यूज की थी, वो उसी टेक्निक को रिलीज करता है, सामने की तरफ आकर अटैक कर देता है। तो इस बात से अंधा आदमी और भी हैरान हो जाता है, कहता है ये इंपॉसिबल है, इसने यहाँ पर इस टेक्निक को कैसे मास्टर कर लिया, क्योंकि ये टेक्निक तो मेरे सेक्टर की टेक्निक है जहां पर मास्टर अपने सिर्फ और सिर्फ एक डिसाइपल को ये टेक्निक आगे ट्रांसफर कर सकता है और उसके बाद उसका डिसाइपल आगे अपने एक डिसाइपल को ये टेक्निक दे सकता है, लेकिन वो भी मरने के बाद। फिर जहां पर इस लड़के ने इस टेक्निक को कैसे सीखा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां पर फाइटिंग के दौरान इस लड़के ने इस टेक्निक को कॉपी कर लिया है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। लाइफ और डेथ के मैच में जहां पर कोई लड़का यहाँ पर इतनी तेजी के साथ किसी की टेक्निक को कॉपी कैसे कर सकता है, वो भी इस लेवल तक इसने यहाँ पर इस टेक्निक को पहले से भी ज्यादा एनहांस कर दिया है। मैं भी यहाँ पर इतनी पावरफुल फोर्स को रिलीज नहीं कर पाता जितनी पावरफुल फोर्स को इसने रिलीज कर दिया है। तो मां जॉन 7th फॉर्म के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी के साथ ही मां जॉन आके पड़ता है, जाकर उसकी बॉडी के ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है, जिसकी वजह से अंधा आदमी और भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब हमारा जॉन जो होता है पूरी तरह से ऑफेंसिव मोड में होता है, जहां पर उसके ऊपर अटैक पे अटैक किया जा रहा होता है। तो अंधा आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर किसी मॉन्स्टर से मुकाबला कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो कुछ सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर ही कर सकता है जो इतनी तेजी के साथ किसी के अटैक्स को कॉपी करे और फिर उसको उसके अटैक्स को एनहांस भी कर ले, यानी कि उसको इवॉल्व करने के बाद उसी के ऊपर अटैक कर दे जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया था या फिर उसे मार रहा था। यही वजह है कि जब मैंने पहली बार इसकी की एनर्जी को महसूस किया था, मुझे उसी वक्त पता चल गया था ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और कभी ना कभी ये सेकंड यंग मास्टर के सर के ऊपर भी अपनी तलवार रखेगा, तो इससे पहले मैं इस लड़के को मार डालूं। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो चुकी है और इसी के साथ ही मां जॉन की तलवार जो होती है उसके कंधे के अंदर दंस जाती है, लेकिन यहीं पर से वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो मां जॉन इस बात से हैरान होता है, तो उसी के साथ ही अंधा आदमी उसे कहता है कि तुम्हारे स्किल्स बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन अफसोस कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। वो उसका हाथ पकड़कर जैसे वहां पर अपनी तलवार के साथ उसको मारने लगता है और साथ ही साथ वो सोच रहा होता है कि अब मुझे यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर इस लड़के को मारना होगा, मुझे अपने सेकंड यंग मास्टर के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। और उसे लगता है कि इस तलवार के अटैक के साथ वो मां जॉन को मार पाएगा, लेकिन मां जॉन उसके ऊपर स्लैश लगाकर आगे गुजर जाता है। और इसी के साथ ही मां जॉन जब वहां पर स्लैश लगाकर आगे गुजर जाता है तो वो कहता है ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। वो अपनी गर्दन के ऊपर हाथ रख के खड़ा होता है और उसकी गर्दन के ऊपर कट लगा होता है, यानी उसकी गर्दन पूरी तरह से कट चुकी है। तो मां जॉन जो होता है उसकी तरफ वापस आता है और उसकी तरफ वापस आते हुए दिखाता है कि उसकी बॉडी के ऊपर उसकी वेन्स जो होती हैं वो पहले से ज्यादा उभर चुकी होती है और जहां पर बाहर की तरफ नीले कलर की दिखाई दे रही होती है। ये वो टेक्निक है जिस टेक्निक को हमारे जॉन ने लास्ट टाइम अपने छोटे भाई के साथ फाइट करते हुए सीखा था। आदमी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के की एनर्जी अचानक से यहाँ पर 3 गुना कैसे बढ़ गई। तुम्हारा जॉन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि बहुत ही अच्छे, तुमने जहाँ पर मुझे मेरी सीक्रेट टेक्निक को रिलीज करने पर मजबूर कर दिया। इसका मतलब यह है कि आज के बाद जितने भी लोगों से मेरी फाइट होगी वो सभी तुम्हारे लेवल के मास्टर होने वाले हैं। और साथ ही वो आगे बढ़कर उसके माथे के ऊपर जाकर उंगली लगाता है, क्योंकि अब उसकी गर्दन को नीचे गिराएगा तभी तो यहाँ पर वो मरेगा। और जैसे वो उसकी गर्दन को हाथ लगाता है इसी के साथ गर्दन नीचे गिर जाती है और अंधा आदमी जो होता है वहीं पर मर जाता है। और हमारा जॉन जो होता है वो कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर आराम की नींद सो जाओ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 100 का एंड होगा। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।